चलो, आज के सारे मुद्दे जो है वो भयानक इंपॉर्टेंट है, यानी कहने का मतलब ये है आप चीज़ों को समझते चलिएगा, ठीक है। चलो, बाकी बच्चे जो आ रहे हैं वो आने दो, तब तक हम लोग यूपीएससी के कोर कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आज का पहला एडिटोरियल जिससे संबंधित है बेटा, ये देखो, ये न्यूज़ है, ध्यान से पढ़िएगा। डिजिटल मार्केट, बहुत अच्छे से, डिजिटल मार्केट ब्रीच को लेकर एप्पल, मेटा, गूगल की बड़ी मुश्किल यूरोपियन यूनियन ने शुरू करी है। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये मामला आना चाहिए कि ये डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। आप में से ज़्यादातर लोग ने, अगर किसी को कोई मोबाइल लेना है या कुछ भी लेना है तो फ्लिपकार्ट वगैरह पे आजकल ऑनलाइन देख लेते हो आप, लेकिन कोई नया प्रोडक्ट ऐसा है जो फ्लिपकार्ट पे नहीं है, जिसकी रिसर्च करनी हो, उस पर आप गूगल पे क्लिक मारोगे तो जैसे ही आपने गूगल के सर्च बॉक्स में सर्च करा, आप में से कोई ऐसा यहाँ बैठा है जो स्टार्टिंग के 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3, 4, 16वें पन्ने तक जाता हो? कोई है ऐसा? जैसे आपने गूगल पे सर्च करा तो गूगल पे सर्च करने के बाद में बेटा पहले पेज पे रहोगे, दूसरे पे रहोगे, तीसरे पे रहोगे, कितने 6-7 पे चले जाओगे, है ना, उससे ज़्यादा तो आगे नहीं जाओगे। तो गूगल कंपनी पे ये आरोप लगाए गए हैं कि ये प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता उन उत्पादों को देता है जो या तो इसके माध्यम से खरीदे जा रहे हैं या जिनकी मार्केटिंग का पैसा इसको मिलता है। तो ये आरोप लगे कि गूगल पहले दूसरे पन्ने पर वो आइटम ही दिखाता है जिससे बेनिफिट इसको होगा। ऐसे फेसबुक पे भी अगर मान के चलो किसी कंपनी ने कोई विज्ञापन रन करा फेसबुक पे, तो बेटा याद रखना फेसबुक जो ज़्यादा पैसा देगा उसके विज्ञापन ज़्यादा चलाएगा, कम चलाएगा। ऐसी आरोप एप्पल पे लगा है। एप्पल मोबाइल यूजर्स जो है उनके लिए एक ऐप होती है एप्पल संगीत, एप्पल म्यूजिक, और कई सारी मार्केट में म्यूजिक सुनने की ऐप है जैसे स्पॉटिफाई, सुना होगा आपने। तो ये आरोप लगाए जाते हैं बेटा कि जो स्पॉटिफाई ऐप है, ये स्पॉटिफाई ऐप को प्रमोट ना करके खुद को प्रमोट करता है। मेरी बात आई समझ में कि किस तरीके से ये जो ब्रांड होते हैं ये अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए या अपने आइटम्स को बेचने के लिए दूसरे आइटम की वैल्यू को गिरा देते हैं, और ये एक बहुत बड़ा अपराध है। इसकी जांच करने के लिए यूरोपियन यूनियन आ गया है। उसने 1 साल का टाइम मांगा, उसने कहा कि मैं 1 साल का समय लूंगा, और अगर ऐसी खामी पाई गई तो ये जो कंपनियां टैक्स देती हैं उसका 10 से 20% इन पे जुर्माना लगेगा, और हो सकता है कि इनकी संस्था ही बंद कर दी जाए। ये बात आई समझ में। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये कि EU क्या है, कोई बता सकता है कि भैया ये EU क्या है? और ऐसा ये यूरोपियन संगठन है वो ये किसके तहत करने वाला है, तो उसने एक विधि बना रखी है। उस विधि का नाम है DMA, डिजिटल मार्केटिंग एक्ट। इसका उद्देश्य होता है कि मार्केट के अंदर समानता बनाए रखें, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए कि एक सैफ है और एक मान के चलिए एक कलीम है, ये दोनों लोग प्रोडक्ट बेचने आए, ये भी हेडफोन बेच रहे हैं, ये भी बेच रहे हैं, लेकिन सैफ ने गूगल को ज़्यादा फायदा पहुंचा दिया, ये कह दिया कि मैं तुम्हें थोड़ा ज़्यादा पैसा दूंगा। तो अब गूगल सिर्फ सैफ की कंपनी के विज्ञापन चला रहा है, कलीम के विज्ञापन नहीं चला रहा है। तो यही जांच करने के लिए यूरोपियन एजेंसी आगे आई है। उसने कहा है कि मैं 1 साल के भीतर सारी जांच करके सारा डेटा निकाल लूंगा। ये बात आई समझ में? आ जाओ सभी, बंद करो, लेट कैसे हो रहा तुमको। चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, समझिए। यूरोपियन यूनियन के पास में एक विधि है, उस विधि का नाम बेटा क्या है? डिजिटल मार्केटिंग एक्ट, जिसे प्यार से DMA कहते हैं। उस DMA के तहत उसने 6 बड़ी कंपनियों पर धावा बोल दिया। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा बेटा ये 6 बड़ी कंपनियां कौन सी है, तो ये देखो, आप गूगल को जानते हैं, गूगल को, लेकिन गूगल किसकी कंपनी है? अल्फाबेट। जो अल्फाबेट है वो एक छाता है, उस छाते के अंदर गूगल काम करता है, यानी गूगल की जो पेरेंट कंपनी है जिसके अंदर में गूगल बनी है उसका नाम है अल्फाबेट, वो भी जांच के दायरे में है। उसके बाद अल्फाबेट के बाद आती है अमेज़न। अमेज़न को सभी जानते हैं, जेफ बेजोस की कंपनी है। बेटा तीसरे नंबर पे आती है एप्पल, इसको भी सब जानते हैं। इसको आप नहीं जानते हो तो ये देखो, ये है बाइट डांस। बेटा टिकटॉक इसी का प्रोडक्ट, जो टिकटॉक बैन हो गया इंडिया में, टिकटॉक और देशों में चल रहा है, वो टिकटॉक बनाने वाली जो कंपनी थी बेटा ये बाइट डांस। उसके बाद मेटा, सभी को पता है, फेसबुक, मेटा, तो थ्रेड्स भी चल रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट, ये टॉप की कंपनी है। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, अरुण सोचो कि यूरोपियन यूनियन ने इन बड़ी कंपनियों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी ली ही क्यों? क्या ऐसा हुआ कि उसको महसूस हुआ ये कंपनियां फ्रॉड कर रही है, क्या कर रही है, क्यों हम जांच कर रही है? सोचने का विषय क्या लगता है यार? अपनी लगाओ, तो मजा है। क्या लगता है कि जांच भाई यूरोपियन यूनियन पर क्यों जांच कराओ? तो समझो मजे की बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 6 कंपनियां हैं बेटा, कम से कम 45 से 46 करोड़, समझना, किसकी आबादी? यूरोप की।
इन ऐप को यूज करती है यूरोप के अंदर, क्योंकि ये यूरोपियन संगठन है, इसका नाम है यूरोपियन यूनियन, यूरोप का संगठन 27 देश होगा। अभी इसके बारे में बताऊंगा इस संगठन की जांच क्यों गई, क्योंकि यूरोप महाद्वीप के अंदर 45 से 46 करोड़ लोग इन एप्लीकेशंस पर निर्भर है, और जब उनकी आधी से ज्यादा आबादी इस ऐप पे निर्भर है तो ये खतरा का विषय है कि नहीं है। तो उन्होंने जिम्मा लिया है कि हम इसकी जांच करेंगे, और अगर कोई फ्रॉड या कुछ भी पाया गया तो हम कंपनी पे लगाएंगे जुर्माना। बात आई समझ में? दोनों कारण आ गए। कौन से अधिनियम से जांच करेगा? डिजिटल मार्केटिंग एक्ट DMA। क्यों जांच करेगा? क्योंकि 45 से 46 करोड़ की आबादी बेटा क्या करती है? इन ऐप को यूज करती है। कौन जांच करेगा? यूरोपियन एजेंसी जांच करेगी। ठीक है, अब समझो और मजे की बात बेटा, मैंने आपको बताया कि लमसम 45-46 करोड़ लोग यूज करते हैं। इस अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया, और ये भी याद रखिएगा, ये तक आरोप लगाए गए कि कई मोबाइल कंपनियों ने जानबूझ के अपने मोबाइल के अंदर यूजर इंटरफेस का मतलब जैसे आप किसी मोबाइल को चलाते हैं तो आपको नेट ओपन करना है, तो किसी में विंडो ऊपर से आती है, किसी मोबाइल में वीवो या ओप्पो के में से नीचे से निकलती है, लेकिन बंद कर दो। लेकिन कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि मोबाइल के अंदर ऐप्स को अनइंस्टॉल करना बड़ा कठिन होता है। मैं उदाहरण दूं, आप मोबाइल पर कोई गेम खेल रहे हैं और कभी एक एडवर्टीजमेंट आ जाए, तो उसमें जहाँ पे कट करने का बटन दबाओगे, उससे दबाओगे वो प्ले स्टोर पे ले जाएगा, और फिर प्ले स्टोर पे कहता है कि इस ऐप को डाउनलोड करो। तो ये आरोप लगाए गए हैं कि ये जानबूझ करके अपनी ऐप को बेचने के चक्कर में उनको अनइंस्टॉल करना कठिन बनाते हैं कि यूजर को मजबूरी में आके ये ऐप रखनी पड़े। तो ये बहुत बढ़िया जांच कर रहे हैं। क्या भारत देश इस जांच के दायरे में आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, क्या ये भारत में जांच कर सकते हैं? अगर ये चाहे तो भारत में जांच नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों में यूरोप के अंदर एक्टिव यूजर है, सारी कंपनियां ऐसी हैं जो इनमें से किसी न किसी नागरिक पर प्रभाव डालेंगी। भारत की अभी कोई कंपनी इस लेवल पर पहुंची नहीं है, जिस दिन पहुंच जाएगी उसी की जांच हो जाएगी। ठीक है, भारत दवाइयां बना के खुश है बेटा। कितने समय तक जांच चलेगी? 1 वर्ष तक। इस जांच में जुर्माना कितने % लगेगा? जितना ये बड़ी कंपनियां टैक्स देती हैं उसका 10 से 20%। ये मत भूलिएगा। किन बड़ी कंपनियों पे? तो बेटा ये याद रखना। सवाल ये है, ये विधि आई कब थी? तो बेटा ये विधि कभी भी आई हो उससे मतलब नहीं, विधि ये लागू कब से हुआ? 7 मार्च से इनकी विधि को इन्होंने लागू कर दिया, और यूरोपियन कॉन्टिनेंट ने भैया इस एक्ट को लागू करने के बाद 6 बड़ी कंपनियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब सुनो मजे की बात, अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज वर्ड आना चाहिए, इसके अंदर जो कंपनियां दूसरे मोबाइल या फिर दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट को आगे नहीं बढ़ने देते, इसमें आरोप ये लगे कि बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को खा जाती हैं। तो यहाँ बड़ी कंपनियों को एक शब्द दिया गया है, ये शब्द मत भूलिएगा, ये आपको एग्जाम में मिलेगा। इसका नाम है द्वारपाल। द्वारपाल का मतलब होता है गेट कीपर। क्या नाम होता है बेटा? गेट कीपर का मतलब ये हुआ कि बड़ी संस्थाओं को बोला जा रहा है गेट कीपर, कि ये हर कदम पे छोटी कंपनी के निगरानी रखते हैं और उन्हें अपने गेट यानी इस मार्केट के अंदर एंट्री देते हैं। तो इस तरीके से छोटी कंपनियों के साथ में जो विश्वासघात हो रहा है और उनका नुकसान हो रहा है, उससे बाहर निकालने के लिए, जांच कराने के लिए यूरोपियन यूनियन लेके आया डिजिटल मार्केटिंग। बात आई समझ में? इसमें सारी चीजें लिख दी हैं, आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छा, भारत क्या कर रहा है? क्या भारत में डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के कोई नियम है? तो पहले आपको भारत में समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर पता है आपको इंटरनेट यूजर्स कितने हो चुके हैं? अभी बता, ये 2023 तक 907 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है डिजिटल मार्केटिंग भारत के अंदर। सिंपल सी बात समझो, अभी एक डेटा आया था कि भारत के अंदर 64.4% लोग इस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, यानी सिर्फ वही लोग बचे हुए हैं जो या तो गांव की आबादी है या जिन्हें इंस्टाग्राम में 60 साल की उम्र की वजह से भाव नहीं मिल रहे। भाई वही लोग तो है ना जो इंटरनेट का इस्तेमाल एक्टिवली क्यों करेंगे? उन्हें ये लग रहा है कि यार हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन 64.4% आबादी इंटरनेट पे शिफ्ट हो गई है। इससे कितना बड़ा डिजिटल खतरा है। तो भारत इसके लिए कर क्या रहा है बेटा? भारत ने सिर्फ लक्ष्य रखे हैं, लक्ष्य। अभी भारत में डेटा प्राइवेसी बिल आया था 2023 में, जिसको डेटा प्राइवेसी बिल को अधिनियम में चर्चित करने की, मतलब चेंज करने की बात चल रही थी। तो डेटा प्राइवेसी बिल लाने का प्रयास करा। हमारे यहाँ निजता को संविधान में अनुच्छेद 21 में रखा जाता है, उसके संबंध में कई सारे डिजिटल प्राइवेसी बिल लाए जा रहे हैं, लेकिन अब तब तक चुनाव आ गए, अभी बहुत पेंडिंग है। ठीक है, चलो भाई याद रखिएगा। खैर, भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया आया था बैठ करके संवाद करने, तो भारत ने आश्वासन दिया है कि हम भी बनाएंगे डिजिटल एक नेटवर्क प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अभी ये लागू नहीं हुआ है तो चिंता की बात नहीं करनी। अब यूरोपियन यूनियन की बात कर लेते हैं।
ये है बेटा यूरोपियन यूनियन के 27 देश। किसी को पता है कि यूरोपियन यूनियन क्या होता है? पता है किसी को? नहीं पता क्या होता है यूरोपियन यूनियन? चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। आ जाओ, सही टाइम पे बैठ जाओ। अब तुम्हें जो यूरोपियन यूनियन मैं बताऊंगा वैसा यूरोपियन यूनियन तुम्हें याद हो जाएगा, लेकिन बस बहुत बुद्धि लगाना इस पे एग्जाम में, ठीक है? बस अब बातें बंद करना अगर यूरोपियन यूनियन समझना है तब, और मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते चलना या समझते चलना। आ जाओ बेटा जल्दी आ जाओ, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? तो भैया पढ़ने जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन, ठीक है? ठीक है, अब उससे पहले आप समझते चलिएगा, आपको कई सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सभी को पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कब हुआ था? खत्म कब हुआ था? ठीक है, बात खत्म। इस युद्ध के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, मैं उसके कारणों पे नहीं जाऊंगा, मैं बस आपको एक आइडिया देता चल रहा हूँ। एक्चुअली प्रथम विश्व युद्ध थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या था, ठीक है बेटा? इस पूरे ब्रह्मांड पर अगर कोई आबादी गायब करने में ब्रह्मा जी के अलावा सक्षम है तो वो विश्व युद्ध ही है, क्योंकि ब्रह्मा जी कितनी आबादी बना ले, लेकिन विश्व युद्ध कहते हैं ना, मानव विनाश निश्चित है, कभी आओ कभी नहीं। समझ गए? तो बेटा प्रथम विश्व युद्ध के बाद में आबादी डिक्लाइन हो गई और आर्थिक समस्याएं देशों को आ गई थी। इन सब समस्याओं से उभरते हुए निकालने के लिए बेटा एक देश है बड़ा चालाक, अमेरिका। इसके अंदर एक राष्ट्रपति हुए, उनका नाम था वुडरो। ये बोला कि एक काम करते हैं, जितने भी देशों का नुकसान हुआ हम सब देश मिलकर आपस में एक जगह बैठ लेते हैं और तय करते हैं कि कभी भविष्य में दूसरा विश्व युद्ध होने ही नहीं देंगे, रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोगों की, मासूमों की, बेगुनाहों की जान चलेगी। तो बेटा इन्होंने एक समझौता करा, उस समझौते का नाम था पेरिस कॉन्फ्रेंस। ये सब लोग पेरिस के अंदर बैठे थे पहली बार, ताकि विश्व युद्ध बंद के बाद में इन दोनों चीजों को ठीक करा जा सके और क्या ना हो पाए, द्वितीय विश्व युद्ध। और रोकने के लिए इस सम्मेलन के बाद में एक नई संस्था का जन्म हुआ था 10 जनवरी 1920 को, जिसे प्यार से कहते हैं लीग ऑफ नेशन। यहां तक किसी को कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकता है, फिर मैं तुम्हें आगे लेके चलूं। अरुण लिखते चलो, ये कंसेप्ट है, ये मिलेगा। अच्छा लिखाया था ना मैंने, ठीक है? क्या नाम है? नहीं अच्छी आपको चलो आकांक्षा आईएएस बनने की पीसीएस। अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, अभी लग रहा है भावना ने आपको हमारे बारे में बताया नहीं होगा। भावना बता दो देती कैसे टीचर है। देखो मैं पिछले साल स्टूडेंट एनरोल्ड था, फिर मेरे अंदर एक जो है ज्ञान की वृद्धि हुई, फिर मैं इधर आ था। चलो ठीक है, मैं बारे में बता दूंगा। आकांक्षा लेकिन आप यही रहती हैं या बखेड़ा इनके क्षेत्र में? या सिर्फ आज होली की छुट्टी बिताने आई है कि चलो नानी घर ना सही, अभिषेक मामा घर घूमा? चलो बेटा देखो, तो याद रहेगा आपको, फिर से समझिएगा मेरी बात, ठीक है? बस ध्यान दो बच्चों। मैंने आपको ये बताया कि विश्व युद्ध प्रथम हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद बेटा क्या चीज हुई थी? सभी देशों के पास में आर्थिक संकट आ गया और सभी देशों के पास में क्या आ गया? आबादी साफ होना शुरू हुई। तो ऐसे में अमेरिका जो कि बहुत चालाक था, वहां से वुडरो विल्सन आगे आए। वुडरो विल्सन ने कहा कि हम सब लोग एक साथ बैठ लेते हैं इस पेरिस कॉन्फ्रेंस के अंदर। कॉन्फ्रेंस को हिंदी में सम्मेलन कहते हैं, चाय नाश्ते का इंतजाम करने के लिए जहाँ सब बैठते हैं। सबके बैठने के बाद सबने निर्णय लिया कि विश्व युद्ध द्वितीय ना हो सके, इसलिए हम मिलकर क्या बना लेते हैं? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। इसके पीछे बुद्धिमान आदमी कौन था? वुडरो विल्सन। लेकिन क्या लीग ऑफ नेशन सफल हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि सर ये बना था कि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। लेकिन याद रखिएगा कि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और वो 2 सितंबर 1945 को समाप्त हो जाता है। तो बेटा यहाँ तो अंग्रेजों की व्यवस्था फेल हो भाई। तुमने लीग ऑफ नेशन की स्थापना करी थी। लीग ऑफ नेशन का मतलब ये होता है देशों का समूह, लीग। तो इन्होंने स्थापना क्यों करी थी? ताकि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो पाए। लेकिन शिवांगी द्वितीय विश्व युद्ध तो हो गया। अब क्या होगा बेटा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सब दोबारा बैठे, और जब दोबारा बैठे सेकंड टाइम,
तो इसको बोला गया सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में बैठने के बाद मुबारक को जन्म हुआ 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त। और ये जो सम्मेलन है ये कराने का पीछे श्रेय जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति। ये बात से आपको इतनी चीज क्लियर होगी कि आखिरकार संयुक्त राष्ट्र बना तो बना कैसे, लीग ऑफ नेशन बना तो बना कैसे। सर आपने ये कहानी क्यों समझाई? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जन्म इसके बाद ही तो होगा। यहां तक की कहानी क्लियर हुई? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र बन गया और 1945 को विश्व युद्ध क्या हुआ? समाप्त हो गया। लेकिन 1945 से एक चीज और शुरू हो गई जिसका नाम है शीत युद्ध। ये शुरू हो गया 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध तो रुक गया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या शुरू हो गया? शीत युद्ध। किन दो बड़ी शक्तियों के बीच? अमेरिका और रशिया। सर क्यों शुरू हो गया? क्योंकि ये चाहते थे जंगल में दो ही शेर, या तो तू आ जाए या मैं आ जाऊं। तो बेटा याद रखना, जब रशिया धीरे धीरे करके अमेरिका को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रही थी तब बना था नाटो, ताकि रशिया को रोका जा सके। आपको मैं बता चुका हूं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ पे शुरू होती है। बेटा 14 से 18 में एक देश ऐसा भी था जिस देश का सारा माहौल खराब हो रहा था। यूरोप के ज्यादातर देश जो है वो बर्बाद हो गए, इसमें और इसमें। सबसे ज्यादा अगर घाटा हुआ तो यूरोप को। भाई अगर देशों की बात करें तो सभी देशों को नुकसान हुआ, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा घाटा यूरोप को पहुंचा। अब यूरोप ने कहा कि इन्होंने बना लिया संयुक्त राष्ट्र, उन्होंने बना लिया नाटो, हम क्या बनाए? तो बेटा यूरोप ने अपना एकीकरण करने के लिए, अपने आप को सक्षम बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की टक्कर था। मेरी बात याद रखना, संयुक्त राष्ट्र के एकदम बराबर के दर्जे पे 28 देशों के साथ शुरू में मिलके बनाया था यूरोपीय संगठन जी। इसका वजह था यूरोप का एकीकरण, ये मत भूलना। और इसके संस्थापक पता है कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ये बात मत भूलना। विंस्टन चर्चिल वही व्यक्ति है जिसने गांधी जी को भरी सभा में उनके वस्त्र देख के बोला था कि आप अर्धनंगे फकीर। ये हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। किसने गांधी जी से बोला था कि आप अर्धनंग फकीर हो? तो बेटा विंस्टन चर्चिल जो था वो था ब्रिटेन के अंदर प्राइम मिनिस्टर। और ब्रिटेन के अंदर क्या सिस्टम चलता है? राष्ट्रपति की, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति वाला। तो बेटा ये विंस्टन चर्चिल इतना मक्कार आदमी था। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में टीचर था, सेना में काम करा और बाद में इसकी विचारधारा जो बदल गई क्योंकि पीएम बन गया तो इसने सबको बैठाला। इसने 28 के 28 राज्यों को बैठाला और बोला कि देखो अमेरिका ने बना दिया संयुक्त राष्ट्र, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र बनाने के पीछे अमेरिका का राष्ट्रपति जिंदाबाद था, उसका नाम था भैया रूजवेल्ट। तो ब्रिटेन ने कहा कि हम क्यों पीछे रह जाए? तो ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल की वजह से क्या बनके खड़ा होता है? यूरोपियन यूनियन। यहां तक इस हिस्ट्री में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। अभी सब बता रहा हूं, सब्र करें आप, अभी तो शुरुआत। अभी टेप छोड़िए, आपको अभी सब दिखेगा। विंस्टन चर्चिल का सब कहां है बेटा? चलो ठीक है, अब आ जाओ। चलिए अब आगे समझिएगा, ठीक है? नहीं, ये विंस्टन चर्चिल कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, आप ही नहीं मान लो जो मानना है। क्या चीज? बेटा ये यूरोपियन यूनियन के वर्तमान सदस्य हैं, यूरोनियन के, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, यूरोपियन यूनियन में शुरू में कितने देश थे? 28। लेकिन 2016 के अंदर ब्रिटेन भाग गया और जब भी कोई देश भागता है उसे एग्जिट बोलते हैं, EXIT। तो भागने को ब्रिटेन और एग्जिट को एक साथ पढ़ोगे तो बन जाएगा ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट। अभी 2 साल पहले हंगरी ने कहा था मैं भी भाग जाऊंगा, तो यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई थी हेक्सिट हेक्सिट। एक्सिट का मतलब हंगरी भागेगा तो उसे एग्जिट करना होगा, तो उसे एग्जिट पढ़ रहे थे कई लोग। तो ब्रेक्सिट हेक्सिट जैसी बातें होती रहती हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बेसिक जानकारी नोट कर लो। वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं बेटा? 27। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में। ये भी यूरोपियन देश, भाई यूरोप ने बनाया है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? यूरोप के अंदर। इसके अंदर कितनी भाषाएं चलती हैं? 24।
संयुक्त राष्ट्र से ज्यादा बेहतर है, वो 6 ही चला पा रहा। कितनी भाषाएं चलती है बेटा? 24। और इसके अंदर जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, उनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, खत्म नहीं हुआ है। हाँ बेटा याद रखना 2016 से यही टिकी हुई है। इंग्लिश इंपोर्ट होता है जैसे जनरल असेंबली के अंदर इक्वालिटी, उसे पावर ऑफ नेगोशिएशन करते हैं। इतना नोट किया, फिर आगे बढ़े। बेटा इसकी कार्यकारी भाषा याद रखिएगा, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच। ये आप मैंने बेसिक जानकारी नोट कराई, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अभी वापस ले आऊंगा स्लाइड, पहले देख लो। चले आगे बढ़े। अब बेटा आ जाओ वापस से, मैंने तुम्हें ये बता दिया, इस पर ध्यान देना। पहले लीग ऑफ नेशन कब बना? 1920। यूनाइटेड नेशन कब बना? 1945। यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो समझना, विकेट दिखा। यूरोपियन यूनियन क्यों बना था? ताकि क्या किया जा सके? विंस्टन चर्चिल ने बोला था कि हमें करना है यूरोप का एकीकरण। तो बेटा ये चीज याद रखिएगा कि सबसे पहले यूरोपियन यूनियन बनाने से जस्ट पहले एक संधि हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पेरिस। मैं इसमें डीप नहीं लेके जाऊंगा, आपको बस एक चीज बताना चाहता हूं कि यूरोपियन यूनियन के अंदर आखिरी चीज याद रखिएगा, बस ये वाली संधि। एक नाम लिख लीजिए यूरोपियन यूनियन के बगल में कि ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट हुई थी। इसका नाम लिख लीजिए, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट। इंग्लिश में इसका नाम MAASTRICHT। बेटा इस संधि से यूरोपियन यूनियन का जन्म हुआ 7, ऊपर लिखिए स्पेलिंग, हमें नहीं पता, हम अंधे अंदाजे से पढ़ा रहे हैं। बेटा 7 फरवरी 1992 को जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ 7 फरवरी 1992 को? यूरोपियन यूनियन का। अब मत भूलना ये संयुक्त राष्ट्र के बराबर दर्जे वाली संस्था है, कहीं हल्के में ले लो। और बेटा इन्हीं 27 देशों ने मिलकर अपनी करेंसी भी बनाई थी, यूरो। इन्हीं 27 देशों ने आपस में एग्रीमेंट करा। इनके फायदे बताता हूं, फायदे क्या है। पहले मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी लिख लिया, छोड़ दो इसको। लो बेटा कब जन्म हुआ इसका? 7 फरवरी 1992 का, ठीक है? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अमेरिका ने, यूएसए ने बेटा जब संयुक्त राष्ट्र बनाया तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन गया क्योंकि 193 तो सदस्य देश हैं। लेकिन याद रखना यूरोपियन यूनियन में एकता बहुत ज्यादा है। इन 27 के 27 देशों में इतनी मित्रता है कि आपस में व्यापार फ्री, कोई भी ट्रेड यानी कि कोई भी एक्साइज कस्टम कुछ नहीं लगता। एक दूसरे के बॉर्डर पार करने पे चले जाओ, कोई समस्या नहीं है, कोई सिटीजनशिप नहीं चाहिए। और ये इंडिया को पूरा पूरा फेवर करते हैं। G20 के अंदर यूरोपियन यूनियन ने भी ज्वाइन किया था, ये बात ध्यान रखना। तो यूरोपियन यूनियन के साथ में इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे बने हुए हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने देश आते हैं, अगर वो चर्चा में रहते हैं तो मैप पे उनको देख लिया करो, क्योंकि वो यूपीएससी पीसीएस के अंदर पूछ सकता है, ठीक है? याद रखना यूरोपियन यूनियन की बनने की बस इतनी कहानी तुम्हें याद रखनी है, डीप में नहीं जाना। आखिरी संधि कौन सी थी? मैस्ट्रिक्ट की संधि, ठीक है? कब हुई थी भैया? 1992 में। उसी के साथ किसका जन्म हुआ? यूरोपियन यूनियन का। जैसे संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, वैसे यूरोपियन यूनियन के भी पास में अपने 7 अंग हैं। हाँ 7 बेटा। इसके पास भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके पास भी महासभा है, इसके पास भी महापरिषद है, इसके पास भी इकोनॉमिक सोशल कमेटी है। मतलब कुल मिलाकर के ये संयुक्त राष्ट्र की फोटोकॉपी है। जो चीजें संयुक्त राष्ट्र के पास है वो भी इसके पास है। लेकिन ये ठहरा 27 देशों के साथ, वो 193 देशों के साथ, उसकी बात में ज्यादा वजन। लेकिन यूरोपियन यूनियन भी तेजी से बहुत आगे बढ़ रहा है, ये बात ध्यान रखना। अगर इसके पास 193 देशों की शक्ति हो जाए तो संयुक्त राष्ट्र की बात कोई नहीं मानेगा। और याद रखिएगा भारत ना भी इसका सदस्य बना है स्थायी, ना किसका बना है? यूएन का सदस्य बना है। बस भारत यूरोपियन यूनियन के साथ अलग अलग व्यापार को लेकर के साझेदारी करता रहता है। और हमारे साथ यूरोप की शक्तियों का जुड़ना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र को दबाने के लिए कोई तो एक संस्था चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में खड़ी होने वाली संस्था भविष्य में बन सकती है। याद रखना इसके भी खुद में। हाँ क्यों नहीं, अभी यूरोपियन यूनियन। हाँ हाँ, तो देखिए अभी तो यूरोपियन यूनियन है, कितनी देर लगेगी नाम बदलने? यूरेशियन हो जाएगा, ठीक है? तो बेटा इसके बारे में याद रखना। ये जो जानकारी मैंने तुम्हें दी है, अगर तुम ये जानकारी लेना चाहो, कक्षा 12 एनसीईआरटी पार्ट 2 में तुम पूरा यूरोपियन यूनियन पढ़ सकते हो। जो मैंने पढ़ाया है वर्ल्ड वॉर सेकंड के इतिहास से वो डिटेल में दिया है। जिसको एनसीईआरटी पढ़नी है वो पढ़ ले, मैंने वहीं से पढ़ के पढ़ाया, ठीक है? याद रखना ब्रिटेन के निकलने को क्या बोला गया था? ब्रेक्सिट। चल बेटा ये है विंस्टन चर्चिल। अब विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री रहे ने, देखो क्या कहा था।
गांधी के कपड़ों को देखकर उन्हें अर्धनंगा फकीर तक कह डाला था। ये वही विंस्टन चर्चिल मक्कार है, ठीक है, देख रहे हो, लल्ला लग रहा है कतई, ठीक है। हाँ याद रखिएगा। अब एक चीज और समझ लीजिएगा बस अंतिम, यूरोप को दो भागों में बांटा जा चुका था, एक ईस्टर्न यूरोप एक वेस्टर्न। ये बस बात मेरी समझ के ज्यादा याद रख लीजिएगा। ईस्टर्न यूरोप को हमेशा रशिया टारगेट करता है और वेस्टर्न यूरोप को हमेशा अमेरिका टारगेट करता है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के अंदर इन्हीं दोनों चीजों का एकीकरण किया था कि हम पश्चिमी भाग को, ईस्टर्न को और पूर्वी भाग को आपस में जोड़ के तो एकीकरण करने को यूनियन बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा था यूरोपियन यूनियन, ताकि अमेरिका और रशिया हमारे यूरोप को आधा आधा बांट के ले ना जाए। आधा रशिया ले जाने को था, आधा अमेरिका, और ये वो दोनों देश थे जिनके बीच में शीत युद्ध हो रहा था। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप को जोड़े रखने के लिए एक संस्था बनी जिसका नाम क्या था, यूरोपियन यूनियन, 7 फरवरी 1992 को, ठीक है। ये भी इसके बारे में डायग्राम बना दिया। बेटा हंगरी के बाहर होने को क्या कह रहे थे, हक्सिट हक्सिट हक्सिट, लेकिन हंगरी गया नहीं। अब देखो एक चीज और बड़ा अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है। अभी आप लोगों ने घटना पढ़ी होगी कि रशिया के अंदर उसका कैपिटल है मॉस्को। बेटा रशिया के अंदर जो मॉस्को है वहां पे एक सम्मेलन, एक आयोजन हो रहा था, ठीक है। उस सम्मेलन पर आईएस नामक, यानी कि आपको पता है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इस आतंकी संगठन ने वहां पर अंधाधुंध जाके फायरिंग चला थी, जिसकी वजह से 137 लोग मर गए। अब आईएस का क्या दिमाग घूम गया है, आईएस ने ऐसा करा कि उसके पीछे कारण समझ लिया। आईएस काफी समय से रशिया को जिम्मेदार मान रहा है। कोई बता सकता है? बेटा पहले तो ये जगह देख लो, इस जगह का नाम है क्रोकुस सिटी हॉल। इस जगह पर 137 लोग मारे गए, ये ध्यान रखिए। और मारने की जिम्मेदारी किसने ली है बेटा? आईएस ने। आईएस एक आतंकी संगठन है जो आपको पता होना चाहिए कि पहले भी कई आतंकी हमले करा चुका है। अच्छा आपने एक चीज देखी होगी, अभी बीच में आतंकी हमले कम हो गए थे, आए दिन घटना नहीं आ रही थी। जैसे पहले बॉम्बे ब्लास्ट हुआ, ये सब हुआ, ताज होटल ब्लास्ट हुआ, लेकिन अब दोबारा से आतंकी घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं और इस समय इंडिया को भी अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर खासा ध्यान देने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, इस रशिया में ये चीज होने के बाद अभी जब पुतिन चुनाव जीते थे तो भी लगातार उनके यहाँ जो इंटेलिजेंस एजेंसी है केजीबी लगातार मेल कर रही थी कि सर बहुत अलर्ट रहिए, आपके ऊपर टेररिस्ट अटैक प्लान हो सकते हैं। तो समझ के चलिएगा ये टेररिस्ट बेटा वापस आ गए। इनके मारने के पीछे वजह समझ लो। इनके मारने के पीछे ये है कि अफगानिस्तान, चेचन्या और सीरिया के मुसलमानों को मारने का आरोप आईएस ने लगाया है रूस पर। वो ये मानता है कि तुमने अफगानिस्तान के अंदर, चेचन्या के अंदर, यहाँ तक कि सोमालिया, सीरिया, इन जगहों के अंदर भी तुमने हमारे मुसलमानों को मारा है, और अगर तुमने मुसलमानों को मारा है तो आईएस इस बात का बदला लेगा। इस बात की भावना के चलते ही उसने मॉस्को के अंदर कोकस सिटी हॉल में 137 लोग मार दिए। अब देखो, मारा सरकार लोगों ने चुनी तो तुमने लोग ही मार दी, ये कौन सी बात है? मारना है तो पुतिन को मार दो जाके। हम तो सीधी बात करें, अगर तुम्हारे बस की है तो तुम पुतिन को मार दो। तुमने बेकसूर बच्चों को, व्यक्तियों को, महिलाओं को तुमने 137 लोगों को मार दिया। तुम्हारे बस की पुतिन को मारने की नहीं। मैं तो अगर देख ले एक वीडियो आईएस वाले, मैं तो ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, पुतिन को मार के दिखाओ। पुतिन को मार दो, ट्रंप को मार दो, जो बाइडेन को मार दो, मोदी जी को मत मारना भैया। भाई आईएस की बस की है तो तुम मासूम जनता को क्यों मारता? नेताओं से तुम्हारी दिक्कत है, अगर तुम नेता मार दोगे, अगले नेता नहीं, ये देश अच्छा चलेगा, तो 137 होगा। ऐसा आवाम की कभी तो गलती थोड़ी होती है। तो बेटा याद रखिएगा, ईरान में भी दोषी माना जाता है, आईएस का खुद कहना है, खुद जिम्मेदारी लेगी आईएस। ना फंडिंग उन्हीं का मतलब रशिया फंडिंग नहीं करता। अरे वो तो नोटबंदी की बात कर रहे हो, मोदी जी को बचा के रखो, कहे तुम लपेट रहे हो बेटर में। चलो बेटा अगला टॉपिक और इंटरेस्टिंग है। उससे पहले ये समझ गए कि इन्होंने हमला क्यों करा? क्योंकि उन्होंने कई देशों के अंदर मुस्लिम आबादी को साफ करने का आरोप लगाया। किस पे? रूस पे। हाँ, पाकिस्तान तो इन्वॉल्व हमेशा रहता है आईएस को। बेटा अभी हाल ही में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसके अंदर इन्हीं का फोटो दिखाया था। कौन है ये आपको तो पता होना चाहिए भैया, इनका नाम बताओ। याद आया? नहीं याद आया? नहीं याद आया? चलो बेटा याद रखिएगा, सुब्रमण्यम जी हैं, ये बहुत जाने माने सिंगर हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके ऊपर एक आरोप लगाया गया है। इसमें आप अपनी राय देंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ये कर्नाटक के अंदर रहने वाले हैं, लेकिन इन्हें मद्रास अकेडमी ने भी कलानिधि सम्मान दिया था। इनके साथ एक महिला और थी, उनको भी सम्मानित किया था। रहने वाले मैंने बताया कर्नाटक के थे, लेकिन सम्मान किसने दिया था? मद्रास ने। अब इनके ऊपर एक आरोप लग गया है कि ये आर्टिस्ट है और बहुत जाना माना नाम है साउथ इंडस्ट्री के अंदर। जो बात ये बोल देंगे उस बात का वजन बहुत होगा, लेकिन आए दिन ये अराजकता फैला रहे हैं, फालतू के काम।
अब ये कर रहे हैं ब्राह्मण और बीजेपी के अगेंस्ट अपनी टिप्पणी करते हुए। तो भैया इनके ऊपर जो है एक ऊपर क्या कहते हैं सरकार ने कार्रवाई करी है और इस कार्रवाई में दो वर्ग विभाजित हुए हैं। पहला कि आर्टिस्ट देश का नागरिक होता है, उसे अपनी विचारधारा रखनी चाहिए। दूसरा वर्ग ये कह रहा है कि तुम आर्टिस्ट हो, अपना काम करो, तुम्हें ये राजनीति में पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आप अपना ओपिनियन दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि किसी आर्टिस्ट को किसी देश में राजनीतिक राय देने का मिलना चाहिए भैया क्या कहते हैं हक, या राजनीतिक राय में उसे हक नहीं मिलना चाहिए। हाँ बताओ। और मैं ये भी बता दूं, ये नास्तिक है, ये खुद भी पंडित है लेकिन खुद भी नास्तिक है, बहुत बड़े बड़े, तो ये नास्तिक भी है, ये भी ध्यान रखना। मतलब अपनी राय देने का अधिकार। जैसे जेएनयू ने प्रोटेस्ट करा था ब्राह्मण बनियो भारत छोड़ो, अरे भैया छोड़ देंगे, हमारे लिए एक नौकरी 5 शादी बाकी इंतजाम करके दे दो। हाँ तो क्यों नहीं, हक से मांगो हो। शरीयत मुझे नहीं पता, शरीयत अगर तुम पढ़ लो तो तुम इंसान बन जाओ, वो बोलती है ना। चलो बेटा देखो बेटा इस राय को तो फिर आगे बढ़े। क्या लगता है आपको कि किसी सिंगर को या आर्टिस्ट को अपनी फ्रीडम है देना चाहिए? हाँ क्या लगता है संगीतकार महोदय सही कर रहे हैं, राय रखते हैं? अरे बता क्या होगा, हाँ जल्दी बताओ। मेरा मानना ये है अगर उन्हें कोई अच्छा सम्मान मिला है तो उन्हें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। वेरी गुड। और क्योंकि वो एक अब इस समय सम्माननीय पद पर उनको पदक मिला है या कोई भी अवार्ड मिला है, तो वो एक नेशनल उस पर टेलीविजन पे आ रहा है, तो उन्हें अपने शब्दों को बहुत ध्यान से बोलना चाहिए, जिससे ना कि क्योंकि उनके फेवर में भी काफी लोग होंगे तो वो उनका ही फॉलो करेंगे। जैसे कि हमारे देश के सचिन तेंदुलकर हो गया, ठीक खेल रत्न मतलब खेल में उनका बहुत बड़ा योगदान है, गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है। अगर वो कोई भी बात बोलते हैं तो जो उन्हें फॉलो करते हैं वो तो उनकी बात मानेंगे ना, तो वो अपने शब्दों को बहुत अच्छे से बोले, जिससे ना कि मतलब बैलेंस तरीके से बोले, ना कि इधर ना उधर। ठीक है, यानी कि तटस्थ तरीके से रहना चाहिए, तटस्थता बोलते हैं इसे, बैलेंस न्यूट्रलिटी के साथ। बेटा इसके अंदर दो वर्ग आए हैं, एक वर्ग तो ये भी कह रहा है कि तुम इस सम्मान के लायक नहीं, सम्मान वापस करो। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा ये क्यों करते हैं आर्टिस्ट, क्योंकि बेटा एक ना एक दिन तो पिनपिनियां बंद होनी होगी, यानी एक ना एक दिन तो आवाज तुम्हारी बंद होगी, नया सिंगर आएगा। ये पॉलिटिकल पार्टी में जाने का स्टैंड होता है सेम, और इसका सीधा कारण होता है कि कुछ फूट पटांग करो। देखो याद रखना, जितने ईश्वर प्रसिद्ध है उतना ही शैतान प्रसिद्ध है, जितनी अच्छाई प्रसिद्ध है उतनी बुराई। तो ऐसे लोग नेगेटिव मार्केटिंग करके आगे चले जाते हैं। अब इनको स्वतंत्रता 100% मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, नागरिक है कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर उनकी बात ठीक है ये तटस्थ रहनी चाहिए। और मेरी राय में तो ये उठा के जेंडर है, बोल रहे हो तुम कास्ट के लिए, सीधी बात है, अपनी कास्ट में बको ना, हमारी कहा बक रहे हो। चलो अब आ जाओ चीन और मध्यस्थता। बेटा चीन, अब सुनो क्या, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? तुम्हारे मुस्लिम भाई तुम्हारे मुस्लिम के खिलाफ बोलेंगे तो तुम उन्हें साथ में रखोगे, हटा दोगे? साथ में रखोगे। इससे पता चलता है कि इस्लाम खतरे में है। फैजान कोटा तक जाते समय रेल लाइन पड़ती है वही एक बोरी में, किसी को नहीं पता चलेगा। बस थोड़ा सा ट्रेन हल्की सी उछलेगी, 6 फीट का जब आदमी आएगा, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ आजकल एआई का यूज करके आवाज बदलती जा रही है, तुम्हारी आवाज आ रही है यहाँ पे। चलो बच्चों वापस आ जाओ। अच्छा एक कमाल की बात है, चाइना की छवि कैसी बनी हुई जरा बताओ भाई। चाइना आक्रमण करता है या दोस्ती करता है? चाइना आक्रमण करता है सर। इंडिया पे तो काला पानी ले लो, डोकलाम पे बात ले लो हमेशा से। बेटा तुम्हें अब जान के ताज्जुब होगा, चीन शांति दूत बनने की राह पे निकल गया। तो कहोगे कैसे? क्योंकि चीन ने 2 कट्टर दुश्मनों को, बेटा सऊदी और ईरान की दुश्मनी जग जाहिर है, मतलब ईरान और सऊदी कभी आपस में दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन चाइना ने सऊदी ईरान को लाके एक साथ खड़ा कर दिया। ध्यान देना इधर। उसके बाद में इन्होंने ये बोला है कि देखो अगर तुम लोग लड़ोगे तो इससे दुनिया भर के देशों में अशांति फैलेगी, और मेरी मुहिम है कि तुम सऊदी और ईरान वालों आपस में दोस्ती कर लो। इसकी विश्व स्तर पर बड़ी सराहना हो रही है। और इतना ही नहीं बेटा, चीन ने तो ये तक कह दिया है कि मैं अपने देश के अंदर हांगकांग नामक एक जगह है, हांगकांग शहर के अंदर एक मध्यस्थता सेंटर खोलने वाला हूँ, जिसमें जितने भी देशों के विवाद चल रहे हैं, यूक्रेन, रशिया, गाजा, पालिस्तीन, इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान, मैं सबकी सुलह कराऊंगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा चाइना ने मॉर्टिन लगा ली, क्या हो गया? मतलब मैं बता रहा हूँ ये ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे समझो।
चाइना की छवि को बदलने के लिए जरूरी है, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं व्यापार और अपनी छवि को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस बनाने के लिए कूटनीति कर रहा है, और बड़ी ही अच्छे लेवल की कूटनीति कर रहा है, क्योंकि इसकी संस्था बनाने के लिए लोगों ने सहमति भर दी है। अब ये मध्यस्थता कराएगा, सोचो। तो चीन कह रहा है यार हम अपनी छवि बदल लेते हैं, और इतना ही छोड़ो, सऊदी ईरान की दोस्ती कराने के बाद अभी मार्च में पहली वर्षगांठ भी मना ली। 1 साल भी हो गया कि दोनों में लड़ाई की हुई। क्या बात है चीन की, देख रहा? ऐसे ही उसे क्रिकेट नहीं कहते। क्या जी? भारत इसलिए नहीं कर रहा, अभी जब आप राजदूत बनोगे तो भारत करने लगेगा। अभी आप राजदूत बनने में समय है आपके। चलो अब बेटा एक और चीज पे आ जाइए। सीए पे आरोप ये लग रहे हैं कि सीए लोगों में वर्गीकरण कर रहा है। तो एक बड़ा अच्छा तार्किक आर्टिकल द हिंदू में आया कि सीए लोगों में वर्गीकरण क्यों कर रहा है। क्या कोई भी देश का संविधान कहेगा कि हिंदू पहले मुसलमान पहले? ये तो नहीं कहता। तो फिर सीए मुसलमानों को पीछे रखने क्यों कर रहा? तो इस पे बेटा धो डाला है सरकार ने। तो इसने ये कह दिया है कि जरा ये बताओ, दिव्यांगों को, महिलाओं को हम आरक्षण देते हैं? बोले हाँ देते हैं। भारत में समानता नहीं समता चलती, इक्विटी। भारत के अंदर जो जैसा व्यक्ति है, जिस रूप से आसक्षम है, उसकी आसक्षमता को दूर करने के लिए, बराबर लेवल पर लाने के लिए उसे थोड़े एफर्ट देना जरूरी होते हैं। देश में रिजर्वेशन का सिद्धांत मैं हमेशा समझाता हूँ, तो उस चीज को आप समझ लीजिएगा, एक ही लाइन में समझ जाएंगे। ये है रेस का पॉइंट। ये यहाँ पे खड़े हैं सैफ, और सैफ 100 मीटर रेस लगाने वाले हैं, 100 से 1000 मीटर। बेटा यहाँ पे खड़े हुए हैं अभिषेक मिश्रा, ठीक है? 1 2 3, जैसे ये बोला, ये यहाँ से दौड़ रहे हैं, मैं यहाँ से दौड़ रहा हूँ, कौन जीतेगा? तो यही आरक्षण है बेटा। आरक्षण का मतलब ये होता है कि किसी भी, बस ध्यान दे लो, इतना तो मैं नहीं बता दे बेटा, याद रखिएगा, आरक्षण का सिद्धांत यही है कि किन्हीं भी प्राचीन भारत या मध्य भारत या नवीन भारत की हरकतों की वजह से अगर कुछ हमारे भाई वर्ग पीछे रह गए हैं, जहाँ पे सैफ खड़ा, तो उनको बराबर में लाना कहलाता है समता का सिद्धांत। इसलिए रिजर्वेशन जरूरी है। ये रिजर्वेशन कोई गलत चीज नहीं है। और रिजर्वेशन को लाने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अम्बेडकर जी रिजर्वेशन को कभी नहीं लाए थे, ये बात याद रखना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि हम पहले दिन से आरक्षण देना चाहते थे। आरक्षण का मतलब ये होता है कि सैफ और अभिषेक इस लेवल से जब शुरू कर देंगे, तब हम आरक्षण को बंद कर देंगे। बेटा सीए ने भी ठीक बात कही है। सीए ने ये कहा है कि लो सीए ने सुन लो बेटा, ये बड़े मुद्दे जटिल। सीए ने भी यही बात कही है सरकार ने। सीए में सरकार साफ कह रहा है कि हम उन मुस्लिमों के साथ भेदभाव नहीं कर रहे जो भारत में रहते हैं। हम उन देशों की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहाँ पे हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, पारसी, ये सारी कम्युनिटी जो है वो डरी हुई है, पीछे चल रही है, और जिसको वहाँ माइनॉरिटी बोला जाता है। जब इन पे अत्याचार हो रहा है तो हमें इन्हीं को तो भारत बुलाना होगा। तो हम सीए के अंदर कोई वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं, कोई प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। जिनके साथ गलत हुआ उन्हें नागरिकता दे रहे हैं। तो उन्होंने जस्टिफाई कर लिया, जो कि उचित। ठीक है, ये बात आई समझ में? तो भारत में आरक्षण जरूरी है। कौन कह रहा है? ठीक, कोई बात नहीं, मैं जा तुम मत लेना। अब इलेक्शन को लेके एक चीज समझ लीजिए, बड़ा अच्छी बात है बेटा। सरकार को भी ना कभी कभी बड़ा मजा आता है इलेक्शन के समय पे खेलते हुए। हुआ ये कि चुनाव में आदर्श आचार संहिता कहती है कि तुम धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, लेकिन मुझसे मना कर दिया। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ बड़ा अच्छा। मान लो मुझसे कह दिया कि आप पंडित हैं और आप जाकर के अपनी जात के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेंगे। अब मैं सामने गया और मैंने एक भी शब्द नहीं बोला, उल्टा मैंने ऑडियंस क्या कह दिया, तुम्हें कसम है अगर तुम पक्के हिंदू हो तो वोट इस सरकार को देना, तुम कट्टर मुसलमान हो तो इस सरकार को देना। मैंने कोई प्रमोशन करा? मैंने अपनी जात तो बताई नहीं, लेकिन ऑडियंस की जात को टारगेट कर दिया कि तुम में से जितने लोग खड़े हैं उन्हें कसम है अगर वो पक्के मुसलमान हैं तो इस सरकार को वोट देना। बेटा सरकार ने इस चीज को भी अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लिया था। अभी चुनाव आयोग ने इसी चीज को रोकने के लिए धारा लागू कर दी है। उस धारा का नाम है 123(3). ये किस अधिनियम से आई? तो बेटा ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा है। ये साफ साफ कहती है कि तुम अपनी जात पे तो वोट मांग ही नहीं सकते, लेकिन तुम सामने वाले व्यक्ति से भी नहीं कह सकते कि सच्चे मुसलमान को वोट देना या मैं सच्चा मुसलमान हूँ मुझे वोट देना। अगर तुमने ये भी हरकत करी तो भैया आदर्श आचार संहिता तुम्हारे ऊपर लगा देगी। नो, बात आई समझ में कि नहीं? इसको जो धारा इस बार इंपॉर्टेंट है, जैसे धारा 8, धारा 123, धारा 16, धारा 62, पूरा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। हाँ, मुश्किल से 8 या 9 जो हमेशा एक्टिव रहती है, सारी नहीं पढ़ सकते। अगर विधि पूरी पढ़ लो, कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल नहीं पढ़ने होते तो ये क्यों पढ़ो? समझ गए बेटा? हम
इसका होता क्या समझ लो, वोट देने के अधिकार पे तो और ही मत, इसमें ना आपका वोट कैंसिल होगा ना आपका खड़ा होना कैंसिल होगा भैया, कि आप खड़े हैं चुनाव के अंदर। इसमें ऐसा पहले हो चुका है, 1995 में बाल ठाकरे के ऊपर इस तरीके का बैन लगा दिया था, लेकिन इस बैन में कुछ नहीं होता, वो 4-5 दिन आपको कैंपेनिंग करने से रोक देते हैं बस। तो इसलिए जितने भी नेता होते हैं डरते ही नहीं, रैलियों पर रोक लगा, हाँ रैलियों पर रोक लगा दी। बेटा ऐसा एक केस हो चुका है जिसका नाम है अभिराम सिंह, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के चलते बाल ठाकरे के लिए जो मुहिम सेट करी थी वही कि अगर तुमने ये चीजें बोली तो 123(3) का प्रतिबंध लगा देंगे, उसमें तुम्हें हफ्ते भर कैंपेनिंग नहीं करने देंगे। लेकिन ये धारा जरूरी है और सच्चा मुसलमान हो तो वोट दो वाली बात अधूरी है। क्यों कल ऐसी रैलियों में गए हो जहाँ शाम को कहते हैं वो वही होती है रैली। हमारे घर के पीछे है क्या कहते हैं विश्वविख्यात मोहल्ला, अरे जो ये आपके बनाए थे काशीराम योजना आवास, काशीराम योजना आवास के अंदर कई बार रैलियां होती हैं, वो रात के 1 बजे तक तो बहुत अच्छी चलती हैं, ये हम सब भाई हैं। रात के 1:30 बजे के बाद हम सब कसाई हैं तो परिवर्तित हो जाती हैं। लिटरली ये बात तो 100% सत्य है कि हिंदू मुस्लिम के अंदर सारे मुस्लिम्स खराब नहीं, सारे हिंदू खराब नहीं, लेकिन कुछ लिमिटेड फ्रेंचाइजी है खराब लोगों को, वो ऐसे भाषण देते हैं। मैंने खुद अपने कानों से सुना, कई बार मैंने 112 नंबर फोन में लाकर रैली बंद करा के, मैंने आज उठा लो और बड़ा मजा आता बंद कराते हैं। 2 बजे तुम क्यों चीख रहे हो? मैं सोनू निगम थोड़ी ना हूँ जो भैया जाके कहीं पे हाथ जोड़ूंगा, मैं तो बंद करा दूंगा उठा के वकील। चलो ठीक है, अब ये हो गई यूपीएससी की संपादक की। अब आ जाओ तुम्हारे फेवरेट, हमारे फेवरेट बल लाइनर है। तुम्हारा जैसे समझो तुम, एक तुम्हारा बचपन में हुआ था वो बड़े में भी हो जाएगा। चलो देखो वापस आ जाओ इधर, चलिए बच्चों ध्यान दो इधर। अरे नामकरण तो अजीब ही हो बेटा, देखो रोज होता ना। अब बेटा आ जाओ, चलो तुम्हारा फेवरेट पार्ट आ गया है, अब एक्टिव हो जाओ। इसका उत्तर देते चले ताकि नवीन जिंदल की बारे में, ये रोज के करंट अफेयर है। इसका उत्तर बताइए, हाल ही में किसने इंडियन स्टील एसोसिएशन, वेरी गुड, जो बच्चे नवीन जिंदल कह रहे हैं बेटा आपको पता होना चाहिए कि नवीन जिंदल वो व्यक्ति है जिसने 2004 के अंदर भारतीय तिरंगे को सम्मान दिलवाया था। सर कैसे दिलवाया था? क्योंकि नवीन जिंदल की अपनी एक फैक्ट्री थी, नवीन जिंदल ने मध्य प्रदेश में अपनी फैक्ट्री के ऊपर एक फ्लैग लगाया, वो झंडा लगाने के बाद सरकार ने हटवा दिया। सरकार ने कहा नहीं ये अपमान है, तुम तिरंगे को निजी संपत्ति पर नहीं लगा सकते। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया, केस डाल के ये बोले कि मैं भारतीय हूँ, प्रत्येक भारतीय को आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम किसका मिला है? अभिव्यक्ति व्यक्त करने का, झंडा अपने घर पे तिरंगा लगाने का। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सही मानी, इंडिया के अंदर फ्लैग कोड में परिवर्तन करा और नवीन जिंदल जो है वो लैंडमार्क जजमेंट बन गया। इनकी मम्मी सबसे ज्यादा रिच मम्मी थी, क्योंकि नवीन जिंदल जो है वो एक बड़े बिजनेसमैन है। अभी कुछ करीब 3 महीने पहले एक न्यूज आई थी कि सबसे ज्यादा अमीर मम्मी होने का रिकॉर्ड नवीन जिंदल की मम्मी को मिलता है, क्योंकि बहुत बड़े उद्योगपति है स्टील से रिलेटेड। तो याद रखिए, तो मम्मियां भी अवार्ड जीत रही है बेटा। ये प्रसिद्ध उद्योगपति हैं एवं पूर्व संसद भी रह चुके हैं सदस्य के अंदर। इनका नाम है नवीन जिंदल। अभी किसके अध्यक्ष बन गए हैं? भारतीय इस्पात संघ के। याद रखिएगा किसकी जगह लेंगे? दिलीप ओमन की। दिलीप ओमन की क्या है? इंडियन स्टील एसोसिएशन। बेटा भारतीय आप लौह इस्पात की अगर बात करें तो भारत के अंदर 33 स्टील प्लांट लगे हुए हैं, और 33 स्टील प्लांट अगर अपने आप में पैसों को मेंटेन करना, सामग्री को नुकसान ना पहुंचाएं, ज्यादा मिलावट ना करते, इसको नियंत्रण में रखने के लिए एक संस्था चाहिए थी। तो मोदी ने तो मुमकिन 2014 के बाद में एक ऐसी संस्था का जन्म कर दिया गया कि जो जितने भी इस्पात बनाने वाली, स्टील बनाने वाली 33 के 33 प्लांट है उसमें नियंत्रण रखे। याद रखिएगा पहला इस्पात उद्योग खोला गया था कुल्टी कलकत्ता, ठीक है? कब खोला गया था? 1875। याद करने का तरीका 1857 का युद्ध था, उसमें 7 और 5 पलट तो 75 बनता है कुल्टी कलकत्ता में। तो उल्टी यानी कर दो भैया उल्टी। तो याद रखिएगा आधुनिक इस्पात, आधुनिक इस्पात का मतलब ये होता है कि बड़ी बड़ी मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक, हाइड्रो वाली जो होती है, हाइड्रोपंप वाली मशीनें, उनका प्रयोग करने वाला पहला आधुनिक बना था जमशेदपुर झारखंड। याद रखिएगा, ठीक है? किसने लगाया था? टाटा ने। और टाटा को अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? रतन टाटा जी को कौन सा? पीवी नरसिम्हा पुरस्कार मिला। कौन सा मूवी मिला है ना? रविन्द्रनाथ बाला भी तो बताया था मैंने, 2 मिले। अरे भैया 2-3 पुरस्कार मिल चुके हैं इन्हें, पद्म भूषण वगैरह भी मिला है। देखा शायरा पढ़ रही है, सिर्फ तुम्हें लोग नहीं पढ़ रहे। लो नवीन जिंदल के बारे में लाइन पढ़ लो।
जो अंडरलाइन है प्लीज वो पढ़ लें नवीन जिंदल के बारे में। ठीक है बेटा, इसको पढ़ लिया। सुप्रीम कोर्ट में आया कब आया था फैसला? 23 जनवरी 2004 को अनुमति मिल गई थी पूरे भारत को कि भैया तिरंगा फहराओ। चलो ये बताओ बेटा, हाल ही में मलनाडा कोल्लम 8 दिन तक चलाया जाने वाला त्योहार है और आपको जान के ताज्जुब होगा, साथ ही मेरा एक और प्रश्न है कि रावण की पूजा कहाँ होती है? पहले इसका उत्तर ले लें कि बेटा याद रखिए मलनाडा कोल्लम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? केरला में। और केरला की थोड़ी सुंदरता भी देख लो, कितना गजब लगता होगा यहाँ पे, है ना? सुंदरता तो है केरला ना। बेटा ये आ जाओ, आपने एक कैरेक्टर देखा होगा बेटा महाभारत के अंदर, शकुनी। शकुनी वही हैं जिन्होंने पांडवों और कौरवों का युद्ध कराया था, जो हर समय खेलते रहते थे और खेलने के बाद डालते थे बस भैया सब जीत गए। तो जो शकुनी मामा थे उनकी पूजा होती है इस फेस्टिवल के दौरान, दुर्योधन की पूजा होती है इस फेस्टिवल के दौरान। ये चौंकने वाली चीज है परंतु सत्य है, याद रखिएगा। इनमें शकुनी मामा और ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात ये है बेटा, केरला के अंदर ये 8 दिन प्रोग्राम चलता है और इसी बीच में एक तमाशा ऑर्गेनाइज करा जाता है जिसका नाम है केट्टू काजवा। ये मत भूलना, केट्टू काजवा जो है वो एक तरीके का नाटक है जो इस 8 दिवसीय पूरे फेस्टिवल के दौरान लोकलाइट्स परफॉर्म करते हैं। ये बात आएगी समझ में, ये ध्यान रखना। केरला के अंदर अन्य उत्सव भी मनाए जाते हैं जैसे ओणम, विशु, सबरीमाला मंदिर विवाद जो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, वो भी कहाँ हुआ था? केरल के अंदर। अब बेटा एक चीज और आपके लिए बड़ा अच्छा तथ्य है, वो याद रखिएगा कि जो रावण है, रावण उनकी पूजा सिर्फ श्रीलंका में नहीं होती, एक जगह और होती है। कहाँ होती है बताओ? कहाँ? नहीं, केरला नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर जिला है। मंदसौर जिले के अंदर बोला जाता है कि उनकी वाइफ का नाम क्या था? रावण की। बेटा मंदोदरी जी के जो पापा थे उनका नाम मंदसौर था, तो माना जाता है कि रावण इस नाते से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के दामाद बने, तो अपने दामाद की वो लोग पूजा करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग तथ्य है, ठीक है। ये मैंने लिखा भी है, ये देखो हवा वाली तत्व तो होते ही, ठीक है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण की पूजा होती है। यहाँ के नामदेव समाज का भी नाम याद रखें, लोग रावण को जमाई मानते हैं और विजयदशमी के दिन उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। रावण की पत्नी मंदोदरी के मंदसौर की बेटी माना जाता है, इसलिए मंदसौर में रावण को जमाई राजा मानकर पूजा करते हैं। तो भैया सन इन लॉस की इज्जत है, ठीक है। विजयदशमी को पूजा करते हैं, उसके बाद देवी भी मनाते हैं। इसकी नहीं, 13वीं और भी नहीं। अब ऐसे तो देखा जाए तो क्या रावण पुनर्जन्म ले रहे हैं? एक्चुअली ये कस्टम, ये जो कस्टम है, हाँ, तो फिर आपको पूछना ही चाहिए 13वीं क्यों मना? तो सर ऐसे विजयदशमी को मार देते हैं, ऐसे 13वीं मनानी चाहिए। नहीं, विजयदशमी का मतलब आप समझे, रावण मानना ही नहीं, अच्छाई बुराई की जीत का, ठीक है। चलो बेटा आ जाओ, देखो रावण का एक धर्म था, उसके कैटेगरी से आता हूँ। रावण was one of the Brahmins, allied Brahmins। देखो इधर पेरियाराई विजयन बेटा याद रखना, केरला के सीएम है वर्तमान में 2016 से है, वहाँ के गवर्नर है आलिम मोहम्मद। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अभी कल ही आपको पढ़ाई गई कि केरला सरकार ने राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि गवर्नर जो होते हैं वो राष्ट्रपति की बात मान करके बिल पास ही नहीं करने देते। केरला के अंदर अगर बीजेपी सरकार है और केंद्र में सपा सरकार आ जाए धोखे से, तो भैया वो सपा सरकार एक बीजेपी सरकार को चलने ही देगी राज्यपाल के माध्यम से। चलो भाई, जो बच्चे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं खुश ना हो, ये हरियाणा में, ये मेरठ की नहीं है जहां तुम अन्य सामग्री लेके पास हो जा रहे हो, ठीक है। ये लीजिए हमारी फाइल बना दीजिए, 100 रुपया लगेगा। देखो हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के, और मैंने तो ये देखा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की दुर्गति होने के पीछे श्रेय जाता है उसके कुल सचिव को। बहुत बड़ा इंसिडेंट है क्योंकि मैं भी वहाँ बीएड के लिए आवेदन करने गया था, फिर खैर मुझे सरकारी कैंपस मिल गया एमजीबीआर, मैं खुश हूँ, टॉप मार्क। देखो हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किस फसल को प्रभावित करने वाली नाम बड़ा अच्छा, पिचिस ब्लूम। बेटा इसे कहते हैं चुड़ैली झाड़ू। अरे बीच माने चुड़ैल, ब्लूम माने झाड़ू। हाँ नहीं, गेहूं नहीं है इसका उत्तर है बेटा, बताओ
जो इसका उत्तर मटर दे रहा है बिल्कुल ठीक दे रहा है, ठीक है। तो याद रखिए चुड़ैल खाए मटर, ट्रिक हो गई, ठीक है। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है, इसकी खोज किसने करी है, तो याद रखिएगा उन वैज्ञानिक जी का नाम मत भूलना, उनका नाम है B.R. काम्बोज। ये उनके भैया नहीं है जिनको आप रुचिरा काम्बोज बोलते हो, संयुक्त राष्ट्र की स्थायी जो वहां पर प्रतिनिधित्व बैठी है वो नहीं है, बस याद रखिएगा इनका नाम है B.R. काम्बोज। बेटा इन्होंने नोटिस करा कि जो जितनी पत्तियां हैं वो एकदम झाड़ी वाला हो रही हैं और सूख रही हैं, तो ये जो वहाँ पे खुद वाइस चांसलर भी है B.R. काम्बोज जी, इसके अंदर हरियाणा के अंदर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है। इन्होंने जब ये बात नोट करी तो नोट करने के बाद ये लैब में ले गए, इन्होंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी, बोले अरे ये तो नया बीमारी बन गई, तो भैया ये नई बीमारी है, किसी का नाम है विचिस, ये किसको प्रयोग करी गई, मटर पे। और पता नहीं मटर से साइंटिस्टों का पुराना प्यार है, क्योंकि आनुवांशिकता को पढ़ने के लिए ग्रेगर मेंडल ने भी सबसे पहले मटर का उपयोग किया था कि मटर के अंदर कौन से गुणसूत्र होते हैं जो आपस में रिएक्शन करते हैं, देखिए, ठीक है। तो याद रखिएगा मटर मटर लगाए बेटा, जो भी समझिएगा। तो मटर का बड़ा ये रहा, मटर पे आनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल ने दिया था, इन्होंने भी किस पे अध्ययन किया था, मटर पे, जिसमें दो मटर एक साथ जुड़ी पाई गई थी। तो इन्होंने पता लगाया कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, कौन से आनुवांशिकता के दो फैक्टर होते हैं जो जाके इंटरेक्ट करते हैं। ऐसा तो मैं साइंस एंड टेक की फैकल्टी पढ़ाई, मुझे तो पता नहीं चल पाया आपका, लो भाई ये भी पढ़ लो। दुनिया के सबसे पहले वैज्ञानिक बन रहे हैं ये वर्ल्ड के, वर्ल्ड 195 देशों का कीर्तिमान करने वाले B.R. काम्बोज जी हैं। तो भैया काम क्या आदमी है, काम का बोझ काम्बोज, याद रखना। डॉक्टर के क्योंकि कुलपति भी हैं, ठीक है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक दुनिया में इस बीमारी की खोज करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक बने हैं। बार पढ़ा करो, अच्छे वाले। चलो भाई अब आगे आ जाओ, लो बताओ बेटा किस एथलीट ने बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ओपन जंप कूदना जिसे कहते हैं लॉन्ग जंप, क्या है इसका उत्तर, बेटा इसका उत्तर है नैना जेम्स ने अभी हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटका में आयोजित ओपन जंप प्रतियोगिता 2024 में कितने मीटर का रिकॉर्ड बनाया है, तो भूलना मत 6.67 मीटर का। ये देखो ये लॉन्ग जंप ऐसी वाली, ठीक है, जानबूझ के मैंने ब्लर करा दोस्तों, देखो इधर। दूसरे नंबर पे कौन है, और तीसरे नंबर पे बेटा पावना नागराज। UPPCS तीनों क्रम से पूछेगा, याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले नैना, शैली, पावना, ठीक है। तो भैया नैना, शैली, पावना तीनों मिला भूलना मत, ठीक है। क्या करा है, ये विमेन कैटेगरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड आई हो, यानी इन्होंने एक में भैया गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ऑफ इंडिया के हाथ में यहाँ पे इंडिया में प्रतियोगिता हुई थी, बस। अब आ जाओ ये इसके अंदर कैटेगरी से कोई मतलब रट लेना, चलो ये बहुत बढ़िया है। बताओ इंटरनेट पे कई बार कोई वेब पेज तुम खोल लेते हो, वो तुम्हें चलाने में कठिनाई होती है। कुछ ऐसे वेब पेज हैं जिनमें जापानी भाषाओं का भी प्रयोग होता है, वो तो तुम्हारे बिल्कुल समझ नहीं आते हैं। तो ऐसे अननोन वेबसाइट है, पहला वाला अभी देखते हैं बेटा। कई ऐसी वेबसाइटें हैं जो तुम्हारे लिए नहीं बनी है, फिर भी तुम चले जाते हो उन सब वेबसाइटों के। अरे जैसे स्पेनिश भाषा की सरकार की वेबसाइट है, तुम जाके वहां जाओगे तो स्पेनिश तो आएगी नहीं। तो ऐसे में इंटरनेट पे तुम्हारी मदद करने के लिए बेटा सरकार ने एक एजेंसी बनाई है, इसका नाम है निक्सी। क्या नाम है बेटा, याद रखना, ये रहा। सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है, निक्सी। जैसे मिक्सी में सारे आइटम डाल दो, ऐसे मिक्सी में सारी भाषाएं डाल सकते हो। ये समस्त भाषाओं में तुम्हें इंटरनेट बढ़ाने, चलाने, समझने में सहायता प्रदान करेगा। यानी अगर तुम्हें अंग्रेजी की दिक्कत आ रही है, स्पेनिश वेबसाइट पे दिक्कत आ रही है, तो उसे हिंदी में बेहतर ढंग से अनुभव प्रदान करने के लिए सरकार ने निक्सी का आयोजन किया। निक्सी भारत के द्वारा बनाई गई है, निक्सी का हेड ऑफिस नई दिल्ली में, और निक्सी एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम धन की पूर्ति नहीं होगा, लेकिन गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर के काम करना होगा। भूलना मत, इसका नाम है निक्सी। क्या नाम है? ये ऐसे करती काम, ले जो देखो, ले पढ़ो, मुझे पता था कोई ना कोई पूछेगा। पढ़ो बेटा, निक्सी एक गैर लाभकारी संगठन है। कब बनाया था? 19 जून 2003। उनका मुख्य लक्ष्य सामग्री किसके लिए? खिलाड़ियों, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, स्वयं के पास ES नंबर वाले अन्य संगठनों के बीच घरेलू इंटरनेट ट्रैफिक के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करके भारत में इंटरनेट सेवाओं में सुधार करना है। अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ के अधिक कुशल
होता है, विदेशी मुद्रा बचाता है और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सेवा की गुणवत्ता में क्यों हमें 6G की जरूरत पड़ेगी, इसकी सिफारिश उसमें काम है। गूगल नहीं करता है। गूगल इंटरनेट को बेहतर नहीं, वो अपने सर्च इंजन को बेहतर बनाता है। आपका इंटरनेट तेज चल रहा है, हल्का चल रहा है, ये आपके नेटवर्क पर डिपेंड करता है, जिसको ये मैनेज करेगा। लेकिन गूगल इस बात पर डिपेंड नहीं होता। गूगल देखता है आपका इंटरनेट स्लो है तो हम अपने सर्च इंजन को स्लो ही चलाएंगे। और कुछ बजा, चलो ये बताओ, इसका उत्तर दीजिए। इसरो को किस मिशन के लिए एविएशन वीक, बेटा ये अवार्ड देता कौन है? अमेरिका। अमेरिका। ये किसे दिया गया है? चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्च करा गया था और कब लैंड कर गया था? 23 अगस्त। और इसके अंदर रोवर क्या था? रोवर का नाम कौन से पॉइंट पे, किस लॉन्चर से लॉन्च करा था? ये लो पढ़ो। बेटा याद रखिएगा, चंद्रमा के दक्षिण यानी कि आप समझ सकते हो साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व में पहला देश भारत बना था चंद्रयान 3 मिशन के साथ। इससे पहले 2 मिशन सफल हमारे नहीं हो पाए थे। चंद्रयान 2 वही मिशन है जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने केस को गले लगा के रोए थे, तो वो बड़ा मानवीय दृश्य सबके सामने आया था। वो चंद्रयान 2 मिशन की असफलता पे हुआ था। लेकिन भारतीयों ने ये कीर्तिमान रच के दिखा दिया 14 जुलाई को। बेटा ये 14 जुलाई की डेट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति के जीवन में। 14 जुलाई की डेट इसलिए क्योंकि चंद्रयान 3 जो है इस दिन लॉन्च करा था। बेटा 23 अगस्त को इसी उपलक्ष्य में भारतीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा कर दी गई। तो भारतीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? 23 अगस्त। तो ये भी दिन याद रखना, आगामी परीक्षाओं में देखने को निश्चित मिलेगा। इसे किससे लॉन्च करा गया? बेटा GSLV से लॉन्च किया गया, क्योंकि SLV होती है, ASLV होती है, PSLV होती है, GSLV 2 होती है, GSLV 1 2 3। बेटा ये वजन ले जा सकती है 100 किलो, 100 से 150 किलो, ये 1860 किलो, ये 2200 किलो, ये 4000 किलो। अब देख लो ये किससे लॉन्च है, यानी कि इसका वजन 4000 किलो के लमसम है। 600 से लेकर 800 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है और इसको पहुंचाने का एक ही दृश्य था कि हम एक रोवर लॉन्च कर देंगे और किस पॉइंट पे, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। उस रोवर को उतारने के बाद में हम उससे चंद्रमा की लगातार दक्षिण हिस्से की स्टडी करेंगे। स्टडी क्यों करेंगे? क्योंकि हमें मून पर होने वाले बदलाव देखने में, मून पर पर्टिकुलर टाइम पीरियड से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो भी जानने हैं। देख लिया बेटा? याद रखिएगा चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है। और ये कौन है? तो याद रखिएगा कि जो लॉरिएट अवार्ड मिला है ये अमेरिका में दिया जाता है। अब अमेरिका के अंदर ये अवार्ड लेने के लिए इस समय चुनाव का टाइम है, तो सरकार तो जा नहीं सकती और ना ही कोई जा सकता था। तो बेटा अमेरिका के अंदर उपराजपूत, एक होता है अमेरिका के अंदर एम्बेसडर, एम्बेसडर के नीचे भी 2-4 की टीम बना देते हैं। तो बेटा अमेरिका के अंदर हमारी डिप्टी एम्बेसडर जिनका नाम है श्री प्रिया रंगनाथन जी, इन्होंने ये लॉरिएट अवार्ड जो है वो अमेरिका की एम्बेसी में जाके भारत के बिहाफ पर रिसीव करा है। ये मैडम, इनको मत बोलिएगा। हाँ क्या बना लेते? कहाँ मेडिकल कॉलेज? जिसकी जितनी समझ वो उतनी बात करेगा। रॉकेट छोड़ना क्यों जरूरी होता है आपको तब पता चले जब आप रॉकेट के बारे में जानते हो। आप जो दूरदर्शन देखते हैं, टीवी पर आज फोन पे कॉल कर पा रहे हैं, सैटेलाइट भी छोड़ी होती ना तो जाके घर के बाहर खड़े होते हो, पत्थर देख रहे होते, कागज लेके कल मिलिए। आगे बढ़ना है हमारे देश को, लगातार कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दूर संचार, सुदूर, ये सब की आवश्यकता। अगर हम सैटेलाइट नहीं छोड़ेंगे, रशिया ने 1957 4 अप्रैल को स्पुतनिक 1 लॉन्च कर दिया था, जब किसी देश को भनक तक नहीं पड़ रही थी। तो हम सोचो उनसे कितना पीछे। हमारी आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च हुई थी, वो भी रशिया के सहयोग से, बैकनूर से। तो बेटा याद रखना इन्होंने प्राइज रिसीव करा है। चलो इस पे आ जाओ, अगला बताइए, प्रश्न पढ़िए ध्यान से। हाल ही में जिब्राल्टर जल डमरू के मध्य नीचे संरक्षण जोन की खोज हुई है। बेटा ये जिब्राल्टर जल जो है मरुमध्य किन 2 स्थानों को अलग करता है? छोड़ने वाला भी पूछी मालूम पड़ेगा। अरे कृष्ण पढ़ लिखते हैं कोई बात। हाँ इसका उत्तर बताएं बच्चों, फिर आगे बढ़ते मजा आए। हाँ कोरोमंडल, हाँ रीति क्या हुआ आंसर?
प्रीति है नहीं काजल आई? अच्छा मुझे लगा काजल है तो प्रीति हूँ, बगा थोड़ा पा गया। चलो इधर देखो, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, बस हो गया। अब तो मैं एक्सप्लेनेशन ना दो बेटा। इसका उत्तर है सी। हाँ मुझे लग रहा है कि आंतरिक तुम लोगों को जो मैं बोलना चाह रहा हूँ पीछे वाले ग्रुप को, वही आंसर में आ गया। चलो देखो इधर बेटा, देखिए मोरक्को और स्पेन को ये अलग करता है, देख लो ध्यान से। ये है जिब्राल्टर, ये देखो ये भैया जिब्राल्टर, ये देखो ये किसके बीच में अलग अलग कर रहा है? स्पेन और मोरक्को। बेटा यहाँ कहीं इस पॉइंट पे सबडक्शन जोन मिला है। सबडक्शन जोन का मतलब ये होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भारी प्लेट नीचे, हल्की प्लेट ऊपर चली जाती है, तो इस जोन को बोलते हैं सबडक्शन जोन। ये सबडक्शन जोन जो मिला है वो कहाँ मिला है? जिब्राल्टर के पास में। जिब्राल्टर कौन सी भैया, कौन सा ये जलडमरू या जल संधि है जो अलग अलग करती है स्पेन को मोरक्को को। लेकिन सवाल ये जोड़ती किसे? तो जोड़ती दो को है, एटलांटिक को जोड़ती है और भूमध्य यानी कि मेडिटेरेनियन। तो देखो प्लस प्लस ये बना है, माइनस माइनस ये बना। ऐसे तुम लोग याद रखना, मैंने नक्शे पे बना दिया है कि अलग अलग किसे करती है? स्पेन और मोरक्को को, लेकिन जोड़ती किसे है? तो भैया एटलांटिक और मेडिटेरेनियन। चलो बताओ। हाँ भाई लगाओ इसका उत्तर, बताओ भाई बता दे तुक्का मारो। महेश नहीं इसका आंसर, इसका नाम है अश्वनी कुमार। बेटा ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट क्या होता है ये समझ लो। उससे पहले याद रखिएगा अश्वनी कुमार किसकी जगह लेंगे? तो डॉक्टर ए शक्ति वेल की। अश्वनी कुमार पंजाब राज्य से आते हैं, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट क्या है। तो बेटा याद रखिएगा पीयूष गोयल जी इस समय मंत्री किसके हैं? कॉमर्स के, ठीक है, ट्रेड के, इंडस्ट्री के। 1965 में एक्सपोर्ट पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा एक अलग से संगठन स्थापित किया गया जिसका नाम है FIEO। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। किस रूट से, किस तरीके से, किस मौसम में कितने तक का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल होता है? तो मान के चलिए ये सिर्फ एक्सपोर्ट की देखा देख करती है और इंडिया के अंदर कितना एक्सपोर्ट में बढ़ावा है, क्या है, इसकी रिपोर्टिंग इंडेक्स भी ये जारी करती है, ठीक है। इसी के अंदर अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अश्वनी कुमार। गुड, चलो बेटा आगे बढ़े। ये रहा, याद रखिएगा अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। बड़ा प्यारा प्रश्न है। अभी गैंग वॉर देखने को मिल रहा है। गैंग वॉर किस जगह हो रहा है? तो भैया अमेरिकन देश के पास में कौन सा? हैती। तो ये हैती है क्या, और हैती के अंदर क्या विवाद हुआ? साथ ही ऑपरेशन इंद्रावती क्या है, कोई बता सकता है? ऑपरेशन मदद। बेटा ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया है। हैती के अंदर क्या हो रहा है बेटा? हैती मान के चलिए कि यहाँ पर अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं। ये कभी अमेरिका के पास में कॉलोनी हुआ करता था और ये उपनिवेश कॉलोनी जिसे बोलते हैं उसे हटाने के बाद में यहाँ पर छोटे मोटे आंतरिक गैंग वॉर चलते रहते हैं। जब किसी भी देश के अंदर अच्छा सरकारी नियंत्रण नहीं होता तो वहाँ पे लोग अपने वर्ग बना लेते हैं। इसके यहाँ पे अलग अलग ग्रुपिंग हो गई है, ग्रुपिंग बना करके लोग आपस में लड़ रहे हैं। इस ग्रुप के अंदर कुछ जो भारतीय, क्योंकि हर जगह भारतीय पहुंच चुके हैं। अब चांद पे भी अभी ये चंद्रयान 3 गया है, वो हल्के से पीछे से दरवाजा खोलेगा, 2-3 भारतीय निकल पड़ेंगे, क्योंकि 195 देशों के अंदर और भारतीय में भी बिहारी सबसे आगे। कहावत सही है, एक बिहारी सब पे भारी। तुम अफगानिस्तान चले जाओ, वहां पे तुम्हें कोई ना कोई बिहारी मिल जाए। तो बिहारी लोग इस काम में बहुत तेज होते हैं और भारतीय ही हैं बिहारी भैया, देख लो है। हाँ मॉरिशस के अंदर, ठीक है, रावमा RAWAMA करके जो उनका, हाँ क्या कर रहे हैं? खानदानी बिहारी हैं आप, अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा। बेटा हैती के आसपास के जो क्षेत्र है वो याद कर लीजिएगा। हैती के आसपास में कौन कौन सी सीमाएं देश लगते हैं ये पूछ लेगा UPSC परीक्षा में, बाद में रोते रहना, ठीक है। क्या इशू हुआ था बता दिया, अब आगे बढ़ जाओ। ये लो जरा एक बार इसको पढ़ लो, ये पढ़ लीजिए, पढ़िए पढ़िए फटाफट, फिर आगे चलिए। प्रधानमंत्री कौन है बाकी? एरियल हेनरी। बेटा इसका नाम तो नहीं बोल सकता, कपड़े धोने वाला पाउडर आता है सर्फ एक्सेल, एरियल टाइड आता है, एरियल पता होगा ना तुम लोगों। तो भैया ये रहे एरियल हेनरी के इस्तीफे के बाद। इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री जी ने, इस्तीफा क्या देते? भाग गए, जैसे आपके श्रीलंका के अंदर भाग गए। दावा ये किया जा रहा है कि हैती के 80% इलाकों पर सरकार विरोधी गैंगों का कब्जा है। ये गैंग अपने लीडर को देश का अलग प्रमुख घोषित करना, मतलब ये हो गया कि हम 5 की गैंग में जाओगे, मजाक, आज से तू मेरा भाई है, PM बनेगा तुम।
कि मोहल्ला आज से अपना हो गया हैती मोहल्ला। तो इस तरीके की जब नशे में ज़्यादा बातें होती हैं तो वहाँ पे देख लीजिए क्या हो रहा है, युद्ध चल रहा है। हालांकि उसी आगे चले, हालांकि ये सभी गैंग इस बात पर एक मत यानी कि अपनी एकता दिखा रहे हैं कि अगर हैती में कोई विदेशी सेना आती है तो उसका एक साथ मुकाबला करेंगे। मतलब हम लड़े तो लड़े, लेकिन बाहर से अगर कोई विभाग से आ जाए मतलब अलग देश के अलग विभाग की बात हो रही है यहाँ बच्चों, तो उसका एक साथ मुकाबला किया जाए। हैती की राजधानी को याद रखिएगा, पोर्ट ओ प्रिंस है। इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक शहर माना जाता है पोर्ट ओ प्रिंस। सड़कों पर गैंग का कब्जा है, पुलिस और प्रशासन नाम की कोई चीज बची नहीं। तो अगर तुम GTA सैन एंड्रियास खेलना चाहते हो तो हैती जा सकते हो। GTA सैन एंड्रियास वो वाला गेम है जिसके अंदर कंप्यूटर में खेलते थे तो कोई भी शहर के अंदर एक आदमी छोड़ दिया जाता था, गाड़ी लूटो, जानवर लूटो, क्लबिंग करो, कुछ करो, यही चल। ये खबर दी थी प्रियस मिसल ने, ये बताना जरूरी था। हाँ चलो पढ़ो। कैरिबियाई देश हैती महीनों से हिंसा की चपेट में। कुछ दिन पहले ही हथियारबंद गैंग के समूह ने देश की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में पुलिस स्टेशन, तुम्हें नहीं लगता ये बेचारे चौरी चौरा कांड कर, पुलिस स्टेशन, जेल और अन्य स्थानों पर हमला कर शहर की व्यवस्था को हिला दिया था। हैती के हालात इतने खराब है कि अमेरिका ने अपने दूतावास से कर्मचारियों को एयरलिफ्ट यानी कि एरोप्लेन भेज के उन्हें उठा लिया जाता है, हेलीकॉप्टर से भी उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे धोबा है जिससे ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इंडिया में। बेटा याद रखिए, इतना ही नहीं, विद्रोहियों के बढ़ते दबाव के कारण हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी भी रिपोर्ट है कि अमेरिका हैती में अपनी सेना भेजने पर विचार कर रहा है। ठीक है, तो हैती हो गया, गैंग लड़ रही है, गैंग असली सैन एंड्रियास हो गया। बेटा हैती के बारे में आप देख लीजिए, ये थोड़ा सा और पढ़ लीजिए क्योंकि ये खबरों में आएगा, तो अच्छे से पढ़ लो। एरियल हो गए, ठीक है, जिसकी आबादी लगभग पूरी तरह से गुलाम अफ्रीका लोगों की वंशज है। 1804 में फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल की, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका में बाद में अमेरिका के औपनिवेशिक शासन के मुक्त होने वाला अमेरिका का दूसरा देश बन गया। हालांकि सदियों से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक घटनाओं के साथ साथ कई प्राकृतिक आपदाओं ने हैती को पुरानी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसके आसपास में तो अटलांटिक और मेडिटेरियन सी, तो चक्रवात, हवाई तूफान, हवाई वायु परिवर्तन, जलवायु सबसे ग्रसित रहा है। पुरानी गरीबी और अन्य गंभीर समस्याओं से घिरा हुआ है। न्यूज़पेपर में कितनी बढ़िया खबरें निकलती हैं, ढंग के न्यूज़पेपर आया करें, आप क्या पढ़ा करो। जैसे ये वाला कौन सा था, दैनिक था क्या, चलो छोड़ो, इसका उत्तर दीजिए। बेटा पेरिस ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वज वाहक कौन है? बेटा अजंता शरद कमल तो नहीं गई, कोई और बदलना चाहेगा? बजरंग पुनिया, कौन कह रहा बजरंग पुनिया? पक्की बात, पढ़ा है तुमने? 4 करंट अफेयर डालने से मतलब ये थोड़ी कुछ भी कहते हो सही हो जाएगा। बेटा इसका उत्तर है बी, जो मैंने बताया था, ये अजंता शरद कमल। लेकिन ये अच्छा काम कर रहे हैं, फैजन डालते रहते हैं। चलो ये और बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये किससे बीच होता है? ट्राइलेट 2024 समुद्र में किया जाता है अभ्यास। इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, IMD। ये क्यों किया जाता है, इसमें विशेष चीज कराऊंगा जब मैं सारी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये कृष्णपाल के लिए विशेष प्रश्न, ये आप लोग भी पढ़े हो, मजा आएगा आपको। आप सभी को पता होगा कि आपकी गाड़ियों में फास्टैग होता है। जिनके पास 4 व्हीलर नहीं भी है, रोडवेज एक जगह रुकती है टोल देने, तो रोडवेज में जो स्टिकर चिपका होता है वो टैटू नहीं है उनकी मर्जी का, वो फास्टैग है। सरकार ने कहा कि टोल लेने के लिए। हाँ, कौन सा इसका उत्तर? ए, कौन सा? बी कह रहे हो? इसके पीछे तर्क दीजिए। चालान प्रोत्साहन की बात हुई, चालान प्रोत्साहन की, इसका उत्तर कृष्णपाल जी ने बिल्कुल ठीक दिया। इसका उत्तर है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। बेटा सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, ये और पढ़ लो। इसको कौन लेके आया है और कब लेके आया है और क्यों लेके आया है? मुझे लगता है इससे आसान चीज है, कृष्णपाल बताइएगा इसको कुछ और इंक्लूड करना हो, लेकिन मेरी समझ से इतनी चीजें बहुत। पीडीएफ का मिलेगा? 101% सभी पीडीएफ मिलेंगे। 190 प्रश्न आपके लिए रात 3 बजे तक तैयार करे जा चुके हैं। और सारी योजनाओं को मद्देनजर रखते हुए और बच्चे सारी योजनाएं जानेंगे जो एग्जाम में आएंगी। चिंता ना करो, पीडीएफ तो मैं इतनी दे दूंगा कि एग्जाम के बाद भी पढ़ते रहो। अरे मेंस के लिए लेकिन दूंगा, मैंने इस पे काम करा है। बेटा वित्त मंत्रालय, जीएसटी भारत में लागू कब हुआ था? 2017। और दिन कौन सा था? जुलाई का 1। सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुआ था? कनाडा में। बेटा जीएसटी को लागू करने के पीछे कारण ये था
कि जीएसटी का मतलब एक भारत एक टैक्स की नीति अपनाने के लिए, और इसको समझाने के लिए अखबारों ने बहुत प्रयास करा, लेकिन अभी भी 98% भारतीय जीएसटी को समझ नहीं पाए। वो बस जाते हैं कंप्यूटर में फाइल में, ठीक है। और बेटा जीएसटी में परिवर्तन लाने के लिए 101 में संविधान संशोधन किया गया था। जीएसटी संवैधानिक निकाय बन चुका है। टैक्स एवं राज्य के अंदर और दूसरे केंद्र के अंदर जो आर्टिकल है 245 से शुरू होके 257, 277 तक जो भी परिवर्तन डालते हैं उसमें जीएसटी संशोधन किया जा चुका है। अब इस चीज को समझ लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा। सरकार टैक्स चोरी पर नकेल कर पाए, इसके लिए योजना काफी कारगर साबित होगी। इस योजना के जरिए सरकार की इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। बेटा इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। कौन लेके आया? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई। अगली योजना और मजेदार आ रही है, लो। हाल ही में सरकार ने फास्टैग जारी करने की डेट भी बढ़ा दी थी। आपको पता होगा कि 29 फरवरी तक बोला था कि सभी लोग अपनी गाड़ी को फास्टैग कवरेज दें। इसका उत्तर दीजिए। पढ़ा करने वाले उत्तर सही दे रहे हो। जो इसका उत्तर दे रहे हैं बेटा बी बी बी, वो बिल्कुल उत्तर ठीक दे रहे हैं। एक वाहन एक फास्टैग। वाहन फास्टैग, पहले वाहन आएगा पैसे से, फिर फास्टैग लगेगा। सीधी बात, पहले फास्टैग नहीं लग सकता कभी। बेटा याद रखिएगा, ये जानकारी पढ़ लीजिए। अगर अभी तक आपने अपने फास्टैग की केवाईसी का मतलब जो बैंकों में होती है आधार से कनेक्ट करना, केवाईसी नहीं कराई है तो इसकी आखिरी डेट 29 फरवरी है। लेकिन एक और मूर्खतापूर्ण चीज सामने आई है, अगर आप केवाईसी करा भी लो, इसे लागू भी करवा लो, इसमें बैलेंस भी बढ़वा लो, तब भी आपका पैसा बर्बाद होने के पूरे चांस है। क्यों? क्योंकि बेटा सरकार अब ये लेके आ रही है, ये पढ़िए, ये लेटेस्ट है, साइंस एंड टेक, पढ़ो। जारी हो जाओ, रोज नहीं पढ़िए। देश में सड़कों के निर्माण के साथ टोल बूथ की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में सरकार बूथों को समाप्त करके जीपीएस बेस्ड टोलिंग सिस्टम को बढ़ावा देने के फास्टैग सिस्टम को रिप्लेस करने वाली है। टोल बूथ का निर्माण से इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। यानी अब तुम उस रोड पे जाओगे तुम्हें टोल नहीं मिलेगा। जैसे तुम वो बॉर्डर पार करोगे, सैटेलाइट उस एरिया पे जीपीएस की मदद से कच्चे से पैसा काट लेगी। अब तुम चाहे रास्ता टेढ़ा करके जाओ, चाहे तिरछा करके जाओ, अगर उस एरिया को सेट कर रखा है तो ऊपर सैटेलाइट से टोल कट जाएगा। क्योंकि टोल की बिल्डिंग और स्टाफ का पूरा खर्चा बचाने के लिए तैयार बैठे हैं। मार्च में योजना लागू कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव आ गए, तो भैया अब ये योजना आगे चली गई। लेकिन क्या गजब चीज कर रहे हैं वो नहीं, अब तो वो अपना एरिया एक्सपेंड कर देंगे ना। और हालांकि ये असंवैधानिक है। 60 किलोमीटर तक कोई टोल नहीं। हाँ लो, तो अगर 60 किलोमीटर तक कोई टोल नहीं होगा तो फिर आप बरेली जाइए। बरेली वाला है वो ठीक नहीं, मतलब अवैध हो जाएगा। हाँ, अगर वो अवैध हो गया वैसे होना भी चाहिए 60 किलोमीटर तक भी। लेकिन फिर पुरनपुर वाला भी अवैध होना चाहिए, वो नहीं होगा ना। क्यों? उसका रीजन है वो ये टोल और बरेली वाला टोल एक से जोड़ रहा है ना, वो तो 60 किलोमीटर से ज्यादा हो गया। अच्छा, दो टोल का आप रेडियस बता रहे हैं। अच्छा नियम बता रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अध्ययन करके जरूर इस बारे में पढ़ूंगा। अगर दो टोल का रेडियस 60 किलोमीटर है तो फिर है भोजीपुरा वाला और ये दिल्ली वाला। हाँ, लो अगला काम करके आया टोल पे, लेकिन बाजार की नॉलेज टोल के मामले में सही है, सही जानकारी दिल्ली वाला भी तो 60 किलोमीटर से ऊपर पहुंच गया। लो और लो। भोजीपुरा तो बरेली और पीलीभीत के मार्ग में आता ही नहीं है। आता कैसे नहीं है? बेटा एक वाहन एक फास्टैग योजना शुरू करी गई थी जनवरी 2024 में। इधर देख लो, कई वाहनों के लिए एक फास्टैग का इस्तेमाल करने या किसी एक वाहन में कई फास्टैग को जोड़ने से रोकना। एक फास्टैग चिपकाओ, क्योंकि कैश पेमेंट बंद कर दिया। और आपको पता होना चाहिए कि अगर फास्टैग आपका उससे कट रहा है तो आपके मात्र कटेंगे 70 रुपए, लेकिन अगर आप कैश से दे रहे हो तो 120 रुपए। इस चक्कर में आप एक्स्ट्रा राशि क्यों भरो? तो लोग फास्टैग लगाए। इसकी केवाईसी 29 फरवरी तक की डेट थी, जिसको ही एक्सपेंड कर दिया गया और आगे मार्च तक ले गए। लेकिन अभी जीपीएस टोल मुझे लगता है कि टाइम लगे, अभी तो मुश्किल ही है जीपीएस टोल मान के चलो, लेकिन बन गया तो बड़ा फायदा होगा सरकार का, अपना नहीं। तो याद रखिएगा, यहाँ तक कभी नहीं माने पूरे होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सरकार ने तो ये कहा है कि अगर आपको हाँ। इंटरेस्ट से ज्यादा ऊपर लगता है तो आप पर टोल फ्री हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं। तो कितने लोगों को लगता है कि टोल फ्री नहीं होगा? एक सेकंड।
हाँ बेटा, अपने अपने सवाल पूछो फिर आगे बढ़े, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, फरवरी और मार्च के करंट की पीडीएफ बन गई है, क्योंकि जनवरी वाले हम लोग करंट अफेयर लगा चुके हैं। कल साथ में दिसंबर माह के या फरवरी माह के इंक्लूड कर लूँगा, नहीं समझे। अब पहले मासिक करंट अफेयर भी साथ में आधे घंटे लेके चलना जरूरी है, ताकि आपके 12 महीने का पीसीएस लेवल पे करंट तो हो जाए। भाई सारी मैगजीनें आपको मिल जाएंगी, 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जनवरी की मैगजीन मैंने भी जानबूझ के शेयर नहीं करी, मैं शेयर कर दूंगा। जनवरी वाली मैगजीन का बार बार अध्ययन कर लेना, उसमें जितने प्रश्न हैं उससे सवाल बन जाएंगे। लेकिन रोज अखबार पर, न्यूज़ पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। अगर आप नज़र नहीं रख रहे हैं तो दुर्भाग्य ये हो जाएगा, फिर आप करंट को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा मेरी बात को। अब हाँ, योजना वाली पीडीएफ आपको अलग दूंगा। ऐसा है, सारी योजनाएं क्लब करके वो आपके लिए एक अलग है डेडिकेटेड। सिर्फ योजना ही आपको नहीं मिलेगी, एक और चीज भी आपके लिए बेहतर मिलेगी। आपके लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर बना रहा हूँ। 6 महीने का साइंस एंड टेक के करंट अफेयर के क्वेश्चन यही कर दिए जाएंगे। क्या कहते हो कि कौन कौन सी मिसाइल रॉकेट लॉन्च हुई, एमसीक्यू के माध्यम से कंसेप्ट समझाता चलूंगा, बात ही खत्म। और यूपी जीके के भी जितने भी करंट की चीजें हैं, 200-250 क्वेश्चन है उसमें। अभी तक 6 महीने का करंट वो भी यही कर लेंगे। पहले जनवरी फरवरी मार्च कवर करें, इस वीक के अंदर आपका फरवरी और मार्च या दिसंबर माह का मैं कवर कर दूंगा पूरा करंट अफेयर, ठीक है। चलो बेटा, आज एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज में तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी प्राचीन इतिहास पे कमांड है? पहले तो ये बता दूं, ये बिल्कुल भी इस वजह है नहीं, किसी का नहीं कमांड। अरे होगा। पहली बात तो इस सीरीज को शुरू करने का कारण बाकी टीचरों के ज्ञान को जांचना नहीं है ना, तुम्हारा ज्ञान जांचना। मुझे सामान्य ज्ञान का पेपर निकलवाना है, एमसीक्यू पे फोकस रखूंगा। एमसीक्यू में कंसेप्ट आएगा, मैं डिस्कस करता जाऊंगा। मैं ये किसी को नहीं यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन करूंगा कि कोई मुझसे बेहतर या मुझसे खराब है। हर टीचर अपने क्षेत्र में अच्छा होगा, तो कोई इसको व्यक्तिगत ना ले। और मेरी नजर में मिजान सर से बढ़िया हिस्ट्री के टीचर को याद कर पड़ेगी, ही वाज एक्सीलेंट, समझे? हाँ बिल्कुल। तो बेटा, मेरे कहने का माध्यम ये है कि मैं तुम्हें हिस्ट्री वनडे एग्जाम के लिए और पीसीएस एग्जाम के लिए अपना थोड़ा राय मशवरा देता चलूंगा। यूपीएससी के लिए घटना चक्र नहीं होता है, लेकिन तथ्य यूपीएससी में आते हैं। ये बात को जो है आप दोहराए नहीं बना सकते, क्योंकि बेटा जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री के यूपीएससी एग्जाम के अंदर, उसमें एंशिएंट से टोटल फैक्ट आता है। अब फैक्ट का मतलब यही है कि भैया अशोक किस वंश का शासक था, तो अब ये तो तथ्य हो गया ना, मौर्य वंश का था। इसका कंसेप्ट क्या हो जाएगा? कंसेप्ट हो ही नहीं सकता इसमें। हाँ आप पूछो डाउट। हाँ नहीं, तभी तो महाराष्ट्र का सीधे विवाद हुआ, तो सुशांत केस में उसने परमिशन दी नहीं, क्यों नहीं? वो केंद्र की जांच है। चलो बेटा आ जाओ। अब देखो इसमें नई चीजें क्या है, समझो। तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझाता चल रहा हूं मैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, बस ध्यान देते चलना। सबसे पहले ये समझिएगा, इतिहास के विश्व में पिता की उपाधि मिली हुई किसको है? ऐसे सभी विषयों का चलेगा। कल पॉलिटी लेके आऊंगा, परसों ज्योग्राफी घटना चक्र से लेके आऊंगा, इकोनॉमिक्स भी लेके आऊंगा। बात आई समझ में? सारे क्वेश्चन आंसर यही कर लेंगे, मैक्सिमम जितना आउटपुट मिल पाए। टाइम भी 15 मिनट बढ़ा के ही आना, घर से रोटी खा के, ठीक है। चलो बेटा, विश्व में हीरोडोटस बोला जाता है किसको? इतिहास के जनक। तो फिर इंडिया में फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? तो बेटा मेगास्थनीज की पुस्तक आई थी इंडिका। इसी हीरोडोटस का एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस हुआ था कि अगर तुम्हें हिस्ट्री पढ़नी है तो ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, और तुम्हें ज्योग्राफी पढ़नी है तो हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। बड़ा फेमस बात थी कि एवरी हिस्ट्री हैज अ कनेक्शन विद ज्योग्राफी स्टडी इज कनेक्टेड विद द हिस्ट्री। बड़ा प्यारी बात कही थी इस आदमी ने, याद रखिएगा। ग्रीस का रहने वाला था और इसने हिस्ट्री का दृष्टिकोण प्रदान करा था। अब कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि बेटा हिस्ट्री की शुरुआत करी कहाँ से जाए, तो जरा तुम एक बुद्धि लगाओ और चीजों को समझो। अगर तुम्हें इतिहास पढ़ना है तो सबसे पहले तो तुम्हें जानना पड़ेगा कि इतिहास को पढ़ने के क्या क्या तरीके हैं या क्या क्या साक्ष्य हैं, जिससे तुम्हें कुछ आइडिया लगे। जब आप इस क्लास में सबसे पहली बार एंटर हो, इस क्लास में होने के बाद कुर्सियां दिखें, तो तुम्हारी बुद्धि कुर्सियों को जानती है। तुम्हारे दिमाग में एक चीज आएगी, अरे इन कुर्सियां यहाँ पर हैं, इसका मतलब किसी जमाने में अभ्युदय 2024 बैच के छात्र भी पढ़ते होंगे। मान लो पुरातात्विक खोज हो जाए, 4027 में पृथ्वी विनाश हो जाए, दोबारा बने, तो अगर तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां आएंगी और क्लास का दरवाजा खोलेगी, कहीं अरे प्रोजेक्टर भी लगा था, कुर्सियां भी पड़ी है, कुरकुरे का पैकेट भी पड़ा हुआ है, समझ गए, इन्वर्टर भी लगा हुआ है,
भाई लगता है यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति विशेष कभी रहा होगा। तो बेटा ऐसे ही इतिहास को पढ़ने के तरीके ऐसे हैं, जब मानव जो है वो एक्सप्लोर करना शुरू करता है तो मानव को अपने आसपास क्या क्या दिखते हैं बताओ। सबसे बड़ा तरीका इतिहास पढ़ने का यही है कि आपने अपने आसपास इमारतें देखी, जब आप निकल रहे थे आपने ड्रमंड देखा, बोले अरे ये ड्रमंड कब बना था, इतना पुराना था, किसके नाम पे था। तो बेटा इंसानी उत्सुकता जिज्ञासा ने इतिहास पढ़ने पे व्यक्ति को विवश कर दिया। और इतिहास का रिकॉर्ड रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इतिहास का रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा मंदिर वहां बन गया। बेटा इमारतों के बाद दूसरी चीज क्या है बेटा, किताबें दो प्रकार की होती हैं, पहली होती है और दूसरी क्या होती है, जिन्होंने अपनी क्या लिखी है, अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, आत्मकथा लिखी। वेरी गुड, गैर धार्मिक सही वर्ड है बेटा। बड़े बड़े राइटर, अब जैसे अकबर नाम, ठीक है, तो भैया किताब इस तरीके की विभिन्न किताबें जो भी पुराने इतिहासकारों के साथ में चमचे आते थे उन्होंने हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करी, नो डाउट, क्योंकि अकबरनामा लिखने वाले व्यक्ति ने अकबर की तारीफ तो करी होगी कि अकबर ऐसे थे वो 100 हाथी पकड़ के भगा देते थे। और हकीकत ये थी कि बकरी अकबर के कान में आती है तो पेशाब कर जाता। कहने का मतलब ये है कि भैया इन किताबों ने अकबर औरंगजेब को बहुत महानता दिखा दी, क्योंकि उतनी महानता देने के लिए उनके चमचे थे। मुझे मेरे पापा पर किताब लिखनी होगी, मैं बुराई लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। तो अकबर की किताब लिखने के लिए उन्हीं के दरबारी कोई लिखेगा किताब तो खराब लिखेगा क्या। तीसरी चीज ये है, एक दिन कलीम खेल रहे थे छत पे, कलीम खेल, अभी इंटर है लड़के का तो अभी इंटर ही तो हुआ है, तो छोटा ही तो है। कलीम खेल रहे थे तभी अचानक से एक पड़ोस का लड़का है, बोले जेदिक दादी के पर्स से मिला ये चमकीला सिक्का। अब इन्हें लिया, बोले अरे ये तो शीशे का सिक्का लग रहा है, शेरशाह सूरी, ठीक। तो इन्होंने कहा भैया अरे ये क्या है, तो भैया इन्होंने उस सिक्के की खोज करी तो पता चला नहीं अब का थोड़ी है, ये तो तब का है जब हुमायूं से युद्ध होते थे 1500 कुछ शताब्दी का। तो भैया इनके दिमाग में आया कि अच्छा उस जमाने में सिक्के भी चलते थे तो व्यापार भी होता होगा, तो बेटा पुराने सिक्कों से खोज मिलती है। इसके अलावा स्थल, जैसे इमारतें तो है ही हैं लेकिन आप कई सारे स्थल देखते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की टोटल साइटों की संख्या बताओ, देखे किसे पता। हड़प्पा साइटों की जो भैया सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें कितने स्थल बरामद हुए, तो तुम कहोगे सर हमने तो नक्शे में देखे थे और वो थोड़े थोड़े थे, जिसके अंदर हमने हड़प्पा पढ़ लिया, मोहनजोदड़ो पढ़ लिया, लोथल पढ़ लिया, हिसार के अंदर पढ़ लिया, 6-7-8 तो तुम याद करते हो। लेकिन सुनो भैया सुनो, स्थल की संख्या, अब तुम्हें लगता है कि तुम यूपीएससी के तथ्यों में जीत लो, वो तो स्थल पे ही 2 सवाल नहीं दे देगा, खेल लेगा तुम्हारे साथ में। 2500 से ज्यादा जो है हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे। अब सुनो सबसे बड़ी बात, ये तो हो गया इतिहास को पढ़ने का तरीका। अब इतिहास को हमने समझना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, राय लेना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दिक्कत आ रही थी कि इतिहास को कितने खंडों में विभाजित किया जाए, कोई बता सकता है? अच्छा मैं कह रहा हूँ मैं 3 में नहीं बांटूंगा, ज्यादा मैं बांटूंगा, क्या कर लोगे? 1863 में जब पहली बार अध्ययन शुरू करा गया तो साइंटिस्टों ने, साइंटिस्ट भी नहीं कहेंगे, उन्हें कहेंगे आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातात्विक, बेटा उन्होंने कहा जहां हम आज खड़े हैं, जहां हम आज खड़े हैं वो है हिस्ट्री, और जहां पर हमसे पहले कुछ लोग थे बेटा उसे हम बोलेंगे प्रोटो, आदि ऐतिहासिक। देखते चलना ध्यान से, मुझे पढ़ाना नहीं बस तुम्हें कंसेप्ट बनाना, फिर एमसीक्यू पे आते हैं। और इससे भी पहले कुछ रहा होगा, अरे बेटा इसे प्री हिस्ट्री कहते हैं। मानव जहां तक किताबें लेके इस समय तुम लोग जो हो वो हिस्ट्री बना रहे हो, कैसे? क्योंकि तुम्हारे पास एक लिपि है, तुम्हारे पास एक भाषा है और तुम 195 देशों में कम्युनिकेशन कर पा रहे हो। तो हिस्ट्री के अंदर भाषा का ज्ञान भी था, लोग पढ़े लिखे थे, उनके पास आपस में बातचीत करने के लिए भाषा थी। लेकिन मजा आता है इस प्रोटो वाले में, इस प्रोटो में के अंदर भाषा थी लेकिन जिसे आज तक हम डेसिफर कर ही नहीं पाए। सर कैसे? भैया सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा किसी पढ़ ली हो तो बताओ, पढ़ ही नहीं पाए। अक्षर लिख रहे हैं, इधर से उर्दू की तरह लिख रहे हैं, फिर इधर से उल्टा लिख रहे हैं, दाएं से बाईं ओर, बाएं से दाईं ओर, उसमें चित्र भी बना रहे हैं, उसमें कबूतर चिड़िया भी बना रहे हैं। अभी तक साइंटिस्ट खोज ही नहीं पा रहे कि ये लिख क्या रहा है। तो बात समझिएगा, ऐसा दौर जहां पर बेटा भाषा है लेकिन भाषा को पढ़ा नहीं गया कोई है। अब ये कालखंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस प्राग ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर बेटा ना भाषा थी, ना कुछ बोला गया, ना कुछ लिखा गया।
तो ना कुछ बोला लिखा गया भैया प्रौढ़ ऐतिहासिक, लिखा गया पता नहीं लगाया गया आदि ऐतिहासिक, लिख भी रहे हैं पढ़ भी रहे हैं बेटा हिस्टोरिकल है। अब इस चीज को बस इतना सा देख लो, खाली पढ़ने के लिए तुम्हारी शुरुआत करा रहा हूं। ये लो डायग्राम, जितना वनडे एग्जाम में चाहिए उतना ही बताऊंगा, वरना यूपीएससी के लिहाज से तो पैलेस्टोसीन, मीजोसीन ये सब पढ़ाना पड़ेगा। क्यों नहीं पढ़ाऊं? इस डायग्राम को याद रखिएगा। सबसे पहले वाले में डिब्बा खाली है, ना कोई भाषा ना कोई भैया भाषा का मान। लेकिन आद्यकाल में तुम्हें मेरी डॉक्टरी भाषा दिख रही है, जिसे लिखने के बाद मैं भी नहीं समझ पाया और मैंने नई लिपि का निर्माण करा। ये लिपि कहलाएगी अभिषेक पांडुलिपि। इसे आने वाले युगों में जब खोज होगी अभ्युदय की, तब निकाला जाएगा कि 15 साल पुराने एक्सपीरियंस के बावजूद भी प्रोफेसर लोग ऐसी भाषा की खोज नहीं कर पाए। ये भाषा कौन लिख गया? तो लिखित बट कांट डिसिफर। और बेटा ये ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक का मतलब क्या लिखा है? इसका मतलब तुम पढ़ पा रहे हो, हंस रहे हो तो समझ पा रहे हो, तो ये ऐतिहासिक भाषा। अब समझो, ये जो भाषा बनी थी ना, इसमें भी दो बेटा, यहाँ पर आदिवासी और आदि मानव पाया जाता था। अब जब आदि मानव का जन्म हुआ तो उसके पास एमआरएफ का क्रिकेट बैट तो था नहीं। वो तो यही देख रहा था कि एक बकरी जो है वो पहाड़ी पे चढ़ी, ऊपर से गिरी मर गई। और एक दिन भूकंप आया तो कुछ बड़े बड़े पत्थर नीचे लुढ़क के आए, टूट गए। तो उसने एक पत्थर को उठाया, क्योंकि मानव को उत्सुकता होती है। अभी तुम्हारे सामने क्लास में कोई नया गैजेट आ जाए या कोई नई मशीन आ जाए या प्रोजेक्टर या नया मोबाइल आ जाए सैमसंग का, तो सबसे पहले बजरात को चुल्ले रहेगी, उसके अंदर 2 बटन दबा देंगे, चाहे भले ही कैमरा बर्बाद हो जाए। ये हकीकत है। तुम्हारे घर में अपने घर को ही देख लो, अगर आपके घर के अंदर पापा सब्जी भी लेके आएंगे तो मम्मी उत्सुकता से तुरंत थैली खोल देंगे, अरे धनिया भी है, वाह ये धनिया कितना अच्छा है। ठीक, तो भैया ये मानव उत्सुकता होती है। बाजार से नए कपड़े आएंगे, पहनने से पहले तुम 3 बार खोल दोगे। तो ऐसे ही मानव ने बेटा पत्थर उठा उठा के देखना शुरू करा। तो याद रखिएगा, इसमें 2 काल बने। एक इसमें बना पाषाण युग, इस वाले में पहले, और एक कौन सा बनेगा? बताओ बताओ बताओ। मेटल मध्यकाल युग नहीं, एक बनेगा भैया धातु युग कह लो, और एक बनेगा पत्थर, क्योंकि पत्थर से धीरे धीरे धातु की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें तांबा पहले मिल गया था और लोहा बाद में मिला था। अब आ रहे हैं प्रश्न उत्तर, समझो। और बेटा ये भी याद रखना, इस पाषाण युग को भी 3 में बांटा है, पूर्व, मध्य। सबसे पहले पाषाण युग याद रखना। पाषाण युग का मतलब जो होता है, जब मानव आया तो उसके आसपास पत्थर थे, उसने पत्थर से खेलना सीखा, और भैया पत्थर से गिरते गिरते जब जानवरों के ऊपर पत्थर उठा के मारा तो टूटा। उसके बाद उसे पता चला ये हड्डी जो निकली है इससे भी हत्या करी जा सकती है, तो हड्डी के हथियार भी आ जाएंगे, जो चिराग बिहार में मिलता है। ये वनडे एग्जाम की अप्रोच है, तो मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बस ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। ये वाली देखिएगा। तो मैंने आपको क्या बता दिया, पाषाण काल को किसमें बांटा है? पैलियो, मेसो। यहीं पर आग की खोज हुई, लेकिन ज्यादातर आदिवासी क्या करते थे? हंटिंग, आखेट कहते हैं इसे, हंटिंग करते थे। मध्य वाले के अंदर कृषि करना शुरू कर दी थी, और नवीन के अंदर तो एकदम बढ़िया बढ़िया काम पहिया वैया बना लिए थे। पहिया बनाने का भी आविष्कार सुमारिया इजिप्शियन ने करा था। 2 बड़े बड़े गोल चक्कों के बीच में एक रॉड लगा दी और उसे घुमाया, बोले अरे वाह मजा आ रहा। ऐसे करके पहिए का आविष्कार हुआ। खैर अब आगे बढ़ते हैं, और तुम्हारी ये जो घटना चक्र है जो मैंने इसमें बोला है बेटा, वो सब लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है सर, जरा पढ़वा दो तो ये एक बार जरा ये पढ़ लो। जिस काल का, पढ़ो 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 तभी तो मजा आएगा। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्राग या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। बात आई समझ? सबसे पहले इन पाषाण काल की रिसर्च कब करी गई? 1800। और बेटा ये जो प्राग ऐतिहासिक है इसे 3 कालखंडों में बांट दिया। कौन कौन से? पुरा, मध्य, नवपाषाण। अब इनमें आपसे एक बड़ा क्लासिकल चीज पूछता हूँ, ये बताओ कि खेती सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के कोल्डी, हीवा, मेहरगढ़, लाहौर, देवा में क्यों करी जाती थी? उत्तर प्रदेश और बिहार में ही चावल की खेती क्यों होती थी, जबकि कीर्तन सुलेमान की घाटियों में सबसे पहले उन्होंने अनाज उगा लिया था? ऐसा होता ही क्यों था? अगर तुमने इंडियन मॉनसून पढ़ रखा होगा तो तुम आराम से बता दोगे, क्योंकि केरला से जब हवाएं चलती हैं तो वो बहती हुई उत्तर प्रदेश और बिहार के हिस्से में जाता है मॉनसून। इस वजह से वहां जल की पूर्ति ज्यादा मिलेगी, इस वजह से होता था। खैर वो बाद में समझेंगे। अब आ जाओ मेन चीज पे, एमसीक्यू पे। चलो भाई बच्चों, इसका उत्तर बताओ। इसका तो बता ही दो।
रॉबर्ट ब्रूस वुड जो थे वो भूगोल वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विक भी थे, ठीक है। कौन रॉबर्ट? अब तुम जरा ये बुद्धि सुनो मेरी। ये लोअर सब में पूछा था पीसीएस में, तुम्हें लगता है सवाल रिपीट हो? मुझे 2024 तक तो ये वनडे एग्जाम में भी नहीं दिखा है। आज मैं तुम्हें एलिमिनेशन भी और थोड़ी बुद्धिवर्धक चीजें ही बताता चलूंगा। तुम्हें लग रहा है ये आएगा? इसको एक बार अपनी कॉपी पे रखो और डाल दो भैया कि रॉबर्ट ब्रूस वुड, तो जमीन, फुट माने पैर, कहाँ लिखेंगे? भूमि पर। अब जूता हो गया पुराना, खत्म हो गई बात। जमीन पर चलने के लिए रॉबर्ट ब्रूस ने फुट रखा, जो पुराना हो गया। 2015 का प्रश्न है। एक बार में ट्रिक बना के मैं तो इस पर पूरा कट मार देता हूँ अपनी बुक में कि मुझे ये दोबारा पढ़ना ही नहीं है। मैं सवाल भी 5-6 साल वालों पे खास नजर रखता हूँ। 2008-9 के वो सवाल देखता हूँ जो पैराग्राफ या स्टेटमेंट वाले थे। क्यों मैं याद रखूँ रॉबर्ट ब्रूस वुड को? भाड़ में हो गया काम, करा हुआ योगदान। अब तो नए आ गए। अब लोग ये भी देखो, अगला इसको बताओ। कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह, ये 3 युग के अंदर किस साइंटिस्ट ने कराया था? तो भैया ये थॉमसन। अब इतना याद रख लो कि 3 बेटे थे थॉमसन के अंदर। थॉमस के 3 बेटे थे, बुरा, मध्य, नवीन, खत्म। कुछ ज्यादा तुम्हें याद ही नहीं रखना है। अब अगला आ जाओ। ये वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अब रह गए हैं। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इसमें आरओ 2021 के क्वेश्चन दिए। अभी देखने के बाद तुम्हारा दिमाग हिलेगा क्योंकि वो स्टेटमेंट वाले हैं। अभी देखना, बताओ इसका। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? अगर आपको पता हो तो बेटा इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला ये दिया मध्य पूर्व पाषाण और दूसरा मध्य पाषाण। अब समझ लो। जरा बुद्धि लगाना। 3 वर्ग थे पाषाण युग के, पुरा, मध्य पाषाण और नवीन पाषाण। बेटा ये चला था 25 लाख वर्षों से 10,000। नीचे वाला 10,000 से 8,000, उससे नीचे वाला 8,000 से 4,000। ये बीसी में चलता है बेटा। अब एक बस लास्ट कंसेप्ट समझ लीजिएगा, इसको बंद रखिए। बेटा जरा दिमाग लगाओ, 25 लाख सालों तक तापमान, परिस्थितियां, जलवायु बदला होगा कि नहीं? पहले मानव शिकार करके खाना खा रहा था, पूरा पाषाण काल। एक दिन उसने देखा कि धीरे धीरे पृथ्वी गर्म होने लगी, बर्फ पिघलने लगी और पेड़ों की क्या होने लगी? संख्या बढ़ने लगी। उसने देखा कि भैया चिड़िया उड़िया उड़ के आ रही है, कि पेड़ मुझसे कोई बीज ला रही है, गिरा दे रही है। और परसों तक मम्मा के बराबर में एक भी पेड़ नहीं था, आज मम्मा के बराबर में झाड़ी निकल गई। तो उन्होंने देखा ये कैसे हो गए। फिर पता चला वो झाड़ी स्वाभाविक रूप से बकरी को पता थी, बकरी टहल के झाड़ी खा गई। अब उनने 24 घंटे बकरी देखी, बोले बकरी तो जिंदा भी है, खुश भी लग रही है, फिर आगे झाड़ी खा गई। तो बोले अब हम भी खा लेते हैं। लिटरली ऐसा ही हुआ होगा। और तुम्हें लगता है उस जमाने में साइंटिस्ट है, उन्होंने ऐसी कुछ चीजें देखी होंगी। तो भैया जब बकरी घास खाने के बाद नहीं मरी तो उन्होंने दिमाग लगाया ये घास हम भी खा ले, हो सकता है हम भी ना मरे, क्योंकि बकरी को पानी पीते देखा तो भैया उन्होंने भी पानी पी लिया। अब जब उन्होंने घास खाई तो पता चला मजा भी आया, जिंदा भी है, पौष्टिक आहार भी मिल गया। तो फिर मानव ने इसमें थोड़ी बुद्धि लगाई, देखा कि जिस जगह पौधा निकला पौधे के नीचे जड़ें थी। अब ये जड़ें कहाँ से हैं? एक बीज मिला और ये बीज उसने जब जाकर के दूसरी जगह बो दिया या लगा दिया या बीज उड़ के आ गया, तो ऐसे उसने खेती करी। अब खेती के चक्कर में एक समस्या और है, जो भी व्यक्ति खेती करेगा उसे मजबूरी में अपना खेत रखाना पड़ेगा। इसलिए मध्य पाषाण काल के अंदर जिन जिन लोगों ने खेती करी उन्हें पानी ज्यादा चाहिए था, रुकने के लिए चाहिए था। तो जितनी भी खेती होगी वो तट के किनारे होगी और वहां पर मानव स्थायी कबीले बना के रहना शुरू कर चुका होगा। तो 25 लाख वर्ष से नीचे आते आते मध्य पाषाण काल के अंदर परिवर्तन हो गया जलवायु का, जिस वजह से मध्य मीडियम में मानव खेती करने लगा, रुकने लगा, स्थायी चीजें करने लगा। और जहाँ खेती होगी वहां मटका भी आ जाएगा, क्योंकि मटके के अंदर उठा के धान को लेके जाओगे। तो मध्य पाषाण काल है। अब यहाँ क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा है? मध्य पूर्व नहीं, मध्य पाषाण, क्योंकि सर ने मध्य पूर्व पाषाण लिखा ही नहीं। बात आई समझ में? अगर होता तो मैं लिख देता। चलो बेटा इन सबके उत्तर भी इसमें दिए हैं, बस ये आखिरी पे लगा देना, उसका सो मत। अगला बताओ, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी चीजें बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल जो मैंने सीखी है। मुझे यूपीएससी वाला अभी नहीं पढ़ाना है, हमारा एग्जाम भी करना है। हाँ, मध्य पाषाणीय प्रसंग में ये तो बड़ा अच्छा प्यारा प्रश्न आ गया, मजा आता है। पशुपालन के प्रमाण जहां मिले, अब सुन, 2 साइट है, एक आदमगढ़ एक बागौर। वहां पशुपालन के साक्ष्य मिले। कैसे मिले? तो वहां जो हड्डियां निकली, उस हड्डियों से ये पता चलता है जैसे वहां पे पशु की हड्डी निकली। इसके लिए बोन डेंसिटी टेस्ट होता है। अगर किसी मानव की हड्डी या पशु की हड्डी को चबाया होगा तो
तुम कभी मुर्गे की हड्डी लैब में ले जाना, उस पर मनुष्य के दांतों के या जानवर के दांतों के निशान होंगे। साइंटिस्ट ले गए लैब में, उन्होंने कार्बन से ऐसे करके झाड़ा, कार्बन C14 से, तो पता चला ये कितना पुराना। फिर जब हड्डी का बारीक अध्ययन करा तो उसमें देखा कि किसी मनुष्य के दांतों के निशान इस कुत्ते जैसे जीव की हड्डियों पे है ही नहीं। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि जब खाते नहीं थे तो करते क्या थे, तो पता चला कि जरूर पालने के लिए करते होंगे कि आजा आजा ले, और दूसरे कुत्ते को बुला के लिया, 2 रोटी खा लो। तो भैया इस तरीके से साइंटिस्टों ने उनकी हड्डी पर टेस्ट करके पता लगाया कि दांतों के निशान इनकी हड्डियों पे नहीं है, यानी स्वाभाविक पूरी आयु करके मरे। और वो तभी करेंगे, और उसी जगह के बगल में दमदमा के अंदर निकल लेंगे 6-6 लाशें। तो मानव भी रह रहा है, पशु भी रह रहा है, पशु मरा भी नहीं निकल रहा है मानव के द्वारा। तो इसका मतलब दोनों में परस्पर पशुपालन का संबंध होता है। ऐसी 2 साइटें सबसे ज्यादा प्रमाण मिले, एक राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, आजमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान। तो उनमें से कोई एक साइट दिख रही है दोनों में से? आजमगढ़। इसका उत्तर क्या होगा? समझ आई बातें? समझते चलना। बेटा अगला बताओ, 5वें का महादाह और सराई नहर। बेटा ये दोनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। और बेटा याद रखना, यहाँ सिर्फ उपकरण ही नहीं मिले, गहने भी मिले, और गहनों को कहते हैं आभूषण। बेटा ये उपकरण और जो आभूषण मिले हैं वो जबरदस्त मात्रा में मिले हैं, लेकिन याद रखना महादाह जैसा इसका नाम है यहाँ ज्यादा मिले हैं और सराई नहर के अंदर कम मिले हैं। बस इतना अंतर है, दोनों जगह मिले हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन में आ जाए सर तो भैया दोनों ऑप्शन में आ जाएंगे तो वो उत्तर में सी और डी दोनों हो जाएंगे, वरना महादाह में अगर एक आ जाए तो लग जाएगा, या सराय नहर आ जाए तो एक लगेगा। इसका उत्तर में दोनों है, तो भैया इसका उत्तर वैसे तो दोनों होना चाहिए, लेकिन ज्यादा की बात हो रही है नहीं हो रही है, तुम्हारा महादाह। लो इसमें भी बताओ, आभूषण भारत में बने संदर्भ में प्राप्त हो। अब यहाँ भी दोनों आ गए, इसमें भी दोनों आएगा। ये बताओ, ये वाला प्रश्न लो, 7वां। इस प्रश्न की बात खत्म कर दो। चलो, अब सबसे बड़ी बात है कि ऐसे सवाल मैप पे किए जाते हैं। सर मैप ले आओ, मैप हाजिर हो, ठीक है बेटा। याद रखना इसलिए ये पूछा गया है कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, तो इसमें पश्चिम से ये रहा वेस्ट और ये रहा ईस्ट। तो जब ये वेस्ट से ईस्ट पूछ रहे हैं तो 4 साइड देख लो, दमदमा की बात हुई है, और किसकी बात हुई है? पेटसरा की बात हुई है, वीरभानपुर की बात हुई है, एक की और बात हुई है, कहाँ? छोटा कर ले अपने ही घर का, ठीक है। पैसरा लेखैया, पैसरा ये रहा, लेखैया भी यहीं पे है, उसके बाद दमदमा है। तो बेटा इसमें अगर वर्गीकरण किया जाएगा तो इसका उत्तर बनेगा ये वाला सी वाला। सर सी वाला कैसे बन जाएगा? क्योंकि इधर जब पश्चिम से शुरू करोगे तो पहली साइड ये पड़ जाएगी, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये। तो इस तरीके से क्रम अनुसार साइडों को लगाने के लिए पूछ रहा है। बात आई समझ में? ये मैप बेस्ड सवाल है। एनसीईआरटी के अंदर मैप दिए हैं प्राचीन जितने भी स्थल हैं, मध्य के यानी कि जो भी हैं, और नवीन पाषाण के, ये तीनों के अंदर जितने स्थल हैं वो तुम्हारे फिंगर्स पे कमांड होना चाहिए। हर साल नई साइट को पूछ लेते हैं और एनसीईआरटी से पूछते हैं, लेकिन ये कैसे रटे जाएंगे? ट्रिक से, और कोई तरीका ही नहीं है। बेटा इसका उत्तर है सी, 4 2 1 3। चलो ये बता दो, एक ही कप्र में 3। बेटा इसकी सीधी ट्रिक है, 1 से 3 में ज्यादा दम, खत्म बात है। 1 में ज्यादा दम होगा या 3 में? अभी देखो इसमें बच्चे की कब्र भी मिलेगी, कुत्ता भी मिलेगा, एक इतनी बड़ी हौदिया मिलेगी, उसमें बालक रखा होगा, एक के ऊपर एक सिस्टम मिलेगा, जैसे टिफिन होता है वैसे करके लाशें गाड़ेंगे। पता नहीं उस समय जमीन की कमी थी या लाशों को एक साथ रखने पे ज्यादा अच्छे मिनरल मिल जाते होंगे। चलो अगला बताओ, कृषि सर्वप्रथम। बेटा कृषि ये भूल जाओ, कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई क्योंकि जलवायु परिवर्तन हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी। और नर्मदा घाटी के पास में क्यों ही मिलेगा भैया? जहां मानव रुक गया वहीं मिल गया। अब अगला बताओ, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी है? नर्मदा। यह भी पूछा गया हाल ही में। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ऐसे सवाल नहीं आते तो बिहार पूछता है, और बिहार के पेपर में 5 MCQ होते हैं। हाँ ये और बता दो, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ, गेहूं, चावल। और सबसे पहले याद रखना, ये सब लाने वाले पहले आधुनिक खोज नहीं हुई थी, तो लाहौर देव को कहते थे, अब मेहरगढ़ में हो गई है। उसके अलावा कोल्डी गाबा भी है प्रतापगढ़ के पास में, और सबसे पहले इन सबसे भी ज्यादा पाकिस्तान की कीसर सुलेमान को जाता था। खैर अभी यहाँ तक क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन तुम करोगे तो घबरा जाओगे।
आज का ज़्यादा कंसेप्ट हो गया, लेकिन हम लोग थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में घटना चक्र की सीरीज़ का आधे घंटे टाइम रखेंगे, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में अगर मेरी वहाँ क्लास नहीं हुई या क्लास डिले हुआ, आपको पहले रुक जाओ, पॉज कर सूचना देना।